So as you know that we are going through the Big IP DNS training. We have to go through the Big IP DNS training because we already completed the LTM one, correct? जी। We are going to start studying about the DNS module. Earlier we used to call it GTM module. पहले हम इसको Global Traffic Manager बोलते थे. Wherever you need to set up a DNS server, you can use it. That's important. तो जहां भी आपको DNS सर्विसेज चाहिए, you can use Big IP DNS module. बिकॉज बिग आईपी डीएनएस मॉड्यूल वर्क्स सेम एज द डीएनएस सर्वर. अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए कि डीएनएस सर्वर का रोल क्या है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज ऑल डिपेंड्स अपॉन डीएनएस. इफ देर इज ए अटैक ऑन डीएनएस, लेट्स अज्यूम कि आप एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर यूज कर रहे हैं एज ए डीएनएस सर्वर. अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है तो जो हमारे मशीन्स होती हैं, जो सर्वर्स होते हैं, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अवॉइड दैट अटैक, और जनरली डीडोस अटैक हो जाता है. और जब डीडोस अटैक होगा, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगे. आपके लिए यूजर्स को इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर जो आपके रिमोट वर्कर्स हैं उनको भी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा, या फिर खाली इंटरनेट की ही बात नहीं है, जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उनका भी एक्सेस नहीं मिलेगा यूजिंग नेम्स. भाई जो डीएनएस है, डीएनएस अगर हम डीएनएस की बात करें पर्टिकुलरली, फॉरगेट अबाउट बिग आईपी डीएनएस या विंडोज डीएनएस सर्वर, या फिर आप जिसको भी डीएनएस सर्वर बना सकते हो. जैसे आजकल एक और है ना, डीएनएस में जरूरी नहीं है कि आप विंडोज ही यूज करें, इन्फोब्लॉक्स. तो इन्फोब्लॉक्स को भी आप यूज कर सकते हो एज ए डीएनएस सर्वर, और काफी इन्फोब्लॉक्स को देखोगे तो काफी पॉपुलर हो रहा है वो. क्लाउड फ्लेयर यूज कर सकते हो आप. देयर आर मेनी ऑप्शंस. खैर क्लाउड फ्लेयर इज समथिंग डिफरेंट, बट एनीवेज पॉइंट ये है कि आप एक विंडोज सर्वर को भी सेटअप कर सकते हो एज ए डीएनएस सर्वर. मतलब देयर आर मल्टीपल वेज. लिनक्स मशीन को भी आप एज ए डीएनएस सर्वर यूज कर सकते हो. तो दैट्स दैट. अब जो हमारा बिग आईपी डीएनएस मॉड्यूल है ना, ये भी डीएनएस का ही काम करने वाला है. बट सवाल फिर यही आएगा ना, लाइक इफ यू आर लर्निंग डीएनएस, तो आप भी यही सोचोगे कि व्हाई शुड आई ऑप्ट दिस बिग आईपी डीएनएस कंसिडरिंग इट्स सो एक्सपेंसिव. लाइसेंस एक्सपेंसिव होता है, डब्बा भी एक्सपेंसिव है, तो फिर ये क्यों यूज करना चाहिए आपको. तो इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग लेनी है, जिससे कि हमें समझ में आए इसके फंक्शंस, इसके फीचर्स, और ये हमें क्लैरिटी मिले कि हम क्यों बिग आईपी डीएनएस मॉड्यूल यूज करते हैं, और ये हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है. वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. डीएनएस तो ठीक है, डीएनएस की सर्विसेज आप ले ही सकते हो. एक नॉर्मल सेटअप कर लीजिए आप. इनफैक्ट मैं मेरे राउटर को भी डीएनएस सर्वर बना सकता हूँ. आई होप आप भी अवेयर होंगे कि वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर ए राउटर एज ए डीएनएस सर्वर. आर यू अवेयर विद दैट? जैसे जनरली जो घर में मॉडेम लगा होता है वो डीएनएस सर्वर का काम करता है. आप देखना अपने कभी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जा करके ना देखना आपके आईपीस क्या हैं, तो उसमें डीएनएस सर्वर का जो आईपी रहेगा वो आपका मॉडेम रहेगा. तो मैं उसको भी डीएनएस सर्वर बना सकता हूँ. पॉइंट ये है कि आई हैव गॉट मेनी ऑप्शंस, देन व्हाई शुड आई पिक बिग आईपी डीएनएस. और वही समझना है हमें यहाँ पे. डीएनएस की अगर हम बात करें तो पहले आप कंटेंट देख लीजिए क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहले तो सेटिंग अप द बिग आईपी सिस्टम. अब ये सेटिंग अप बिग आईपी सिस्टम तब कराता हूं मैं जब किसी ने एलटीएम ना किया हो पहले. तो हमारे केस में तो ये आउट ऑफ स्कोप रहेगा, बिकॉज वी नो दैट हाउ टू सेट अप बिग आईपी. बिग आईपी तो एक बॉक्स है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम टीमोस ही रहने वाला है. करेक्ट, एग्री करोगे कि जो बिग आईपी वो तो पहले जैसा ही है ना, जो टीमोस है वो वैसे ही रहने वाला है. तो सेटिंग अप बिग आईपी इज अगेन सेम एज एलटीएम. बिग आईपी का सेटअप है दैट इज सेम एज एलटीएम. करेक्ट, उसमें तो कोई आपको क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बिग आईपी इज बिग आईपी, चाहे वो आप एलटीएम के लिए यूज कर रहे हैं या आप उसको डीएनएस के लिए यूज कर रहे हैं. देन नेक्स्ट आता है इसमें डीएनएस. हाँ, यहां से स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ द डीएनएस, इंट्रोड्यूसिंग द डीएनएस एंड बिग आईपी डीएनएस. तो पहले डीएनएस देखेंगे, फिर बिग आईपी डीएनएस देखें. पहले हम देखेंगे कि डीएनएस क्या होता है, इसका रोल क्या है, एंड देन उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे बिग आईपी डीएनएस की. उसके बाद हम किस तरीके से अपने डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करा सकते हैं, मतलब फास्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं डीएनएस रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है, या जो डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्मेंसेस हैं, उनको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन. तो देयर आर मेनी फीचर्स एंड वी कुड यूज एनी ऑफ देम. वी कुड यूज मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल. तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बिग आईपी डीएनएस को यूज करके ये डीएनएस रेजोल्यूशन को एक्सेलरेट करते हैं. उसके बाद आ जाता है आपका इंप्लीमेंटिंग इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन. और मैं एक ही स्टेटमेंट दूंगा यहाँ पे, जो चैप्टर नंबर 4 है ना, दैट इज अबाउट इंप्लीमेंटिंग इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन. तो इसी फीचर की वजह से हम बिग आईपी डीएनएस यूज करते हैं, आई वुड से दैट.
मतलब सिर्फ यही है कि इसके अंदर क्या होती है, एक इंटेलिजेंस होती है, उसके बेसिस पे ये डीएनएस रेजोल्यूशन या डीएनएस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके देता है क्लाइंट या फिर यूजर्स को। और इसीलिए हम बिग आईपी डीएनएस यूज करते हैं। ये जो कैपेबिलिटी है इसके पास इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन की, वो किसी दूसरे के पास नहीं होती। जैसे आप विंडोज डीएनएस सर्वर की बात करेंगे, उसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, बट ये कैपेबिलिटी किसके पास है, F5 बिग आईपी के पास में। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है, बिकॉज आज के टाइम में इंटेलिजेंस होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है सभी कस्टमर्स के लिए। तो दैट्स अबाउट इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद यूजिंग एलडीएनएस प्रॉब एंड मैट्रिक्स, ये हम यूज करते हैं इंटेलिजेंट रेजोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जहां पे आपको एलडीएनएस प्रॉब और मैट्रिक्स को कलेक्ट करना होता है। प्रॉब्स को यूज करके मैट्रिक्स कलेक्ट करना होता है, और उसके बेसिस पे फिर आप डिसीजन लेते हो कि डीएनएस रिस्पॉन्स में कौन सा आईपी देना है आपको। तो जैसे एलडीएनएस प्रॉब और मैट्रिक्स का जो यूज आएगा, या जो मैट्रिक कलेक्शन हम कराते हैं बिग आईपी डीएनएस के ऊपर, इट्स काइंड ऑफ मॉनिटरिंग, ऐसा ही मान के चलिए, इट्स काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। वैसे मॉनिटरिंग प्रॉपर जो मॉनिटरिंग आपने एलटीएम में की थी वो यहाँ पे अभी भी है, बट ये जो एलडीएनएस प्रॉब और मैट्रिक्स है ना, ये भी एक तरीके से मॉनिटरिंग आप मान के चलिए। इसमें हम ये देखते हैं कि लेट्स से कई बार हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एल्गोरिदम होती है, देयर आर मेनी लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम सपोर्टेड बाय बिग आईपी डीएनएस, और जिसमें से एक होता है टीटीएल वैल्यू। टीटीएल वैल्यू होता है टोटल टाइम टू लीव, मतलब यार हॉप हॉप ले लीजिए, लिस्ट हॉप। तो वो हॉप हॉप काउंट करना होता है, उसके बेसिस पे ही नेम रेजोल्यूशन परफॉर्म करेगा। या फिर कई बार हम लेटेंसी को लेते हैं कि लेटेंसी कितनी है आपके क्लाइंट और डेटा सेंटर्स के बीच में। तो क्लाइंट से जिस डेटा सेंटर के साथ में सबसे कम लेटेंसी होगी, मैं वो डेटा सेंटर यूज करने वाला हूँ उस क्लाइंट के लिए। तो वहां पे हमें एलडीएनएस प्रॉप्स एंड मैट्रिक कलेक्शन की जरूरत होती है। तो ये भी आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर इंटेलिजेंट डीएनएस रेजोल्यूशन। ठीक है। जो लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स है, एज आई मेंशन्ड कि देयर आर मेनी ऑप्शन, जैसे राउंड रोबिन, जैसे एलटीएम में होता है ना राउंड रोबिन, वो तो है ही। ग्लोबल अवेलेबिलिटी आप ले सकते हो, और ग्लोबल अवेलेबिलिटी का मीनिंग होता है कि जो फर्स्ट अवेलेबल होगा सीक्वेंस में, मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। इफ दैट गोज डाउन तो मैं नेक्स्ट वाले को यूज करूंगा। ऐसे करके ग्लोबल अवेलेबिलिटी होता है। स्टैटिक परसिस्ट आप ले सकते हो, या फिर अदर स्टैटिक लोड बैलेंसिंग मेथड्स भी हैं यहाँ पे। डायनामिक भी है, जैसे मैंने बताया था आपको अभी, लेटेंसी, राउंड ट्रिप टाइम, कंप्लीशन रेट, सीपी यूटिलाइजेशन, हॉप्स मैंने बताया था अभी आपको, लीस्ट कनेक्शन, पैकेट रेट, ये सब क्या है, डायनामिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम्स। तो वो आप समझोगे कि कौन सी एल्गोरिदम किस सिनेरियो में आपको यूज करना चाहिए, राइट। तो कुछ लैब्स होंगी फिर यहाँ पे, और उसके बाद में आपका मॉनिटरिंग आ जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस बिग आईपी डीएनएस टॉपिक्स में सिर्फ तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो सिंक ग्रुप कैसे बनाना है, सिंक ग्रुप ही बनाते हैं यहाँ पे, फेलोवर सिंक ग्रुप नहीं बनाते। आपको याद होगा एलटीएम में मैंने क्या बनाया था आपका, फेलोवर सिंक ग्रुप, जिसमें कि फेलोवर भी होता था सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ, याद आया। बट डीएनएस के केस में सिंक ओनली ग्रुप बनाते हैं हम। इसमें क्या होता है, जैसे एक डीएनएस आप एक डीसी में होस्ट कीजिए, दूसरा दूसरे डीसी में होस्ट कीजिए, और बस खाली सिंक्रोनाइजेशन कराइए। क्योंकि यहाँ इसलिए आपको हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर आप दो दो डीएनएस सर्वर आईपी डाल सकते हो। अच्छा। क्लाइंट के ऊपर क्या डाल सकते हो आप, दो दो डीएनएस एक सर्वर। फर्स्ट रिजॉल्व ना हो तो सेकंड से फिर ट्राई करेगा। करेक्ट। और ऑन टॉप ऑफ दैट आजकल एनीकास्ट का भी जमाना है, तो दोनों डीएनएस में जो आप आईपी रखोगे वो कॉमन भी रख सकते हो, दोनों से एडवर्टाइज करा दीजिए। अब अगर एक डाउन होगा तो दूसरे पे ही जाएगी ना फिर रिक्वेस्ट, अगर आपने एनीकास्ट यूज किया हुआ है। करेक्ट। राइट। तो आपको फेलोवर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे डीएनएस के केस में। तो यहाँ सिंक ओनली ग्रुप बनाते हैं, तो वही है। और दूसरा क्या है, सेलेक्ट वाइड आईपी बेस्ड ऑन क्लाइंट आईपी एड्रेस, या इसको टोपोलॉजी बेस्ड लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। ये जियो लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है, जैसे कंट्री का भी ले सकते हो कि अगर ये रिक्वेस्ट इस कंट्री से आएगी तो मैं उसको इस पूल पे लेकर के जाऊंगा, मतलब पूल मतलब ये डीएनएस रेजोल्यूशन के टाइम पे ये वाला आईपी देने वाला हूं मैं उसको। या फिर इस कॉन्टिनेंट से आएगी, कॉन्टिनेंट भी ले सकते हो आप, और क्लाइंट आईपी तो खैर डाल ही सकते हो। तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजी बेस्ड लोड बैलेंसिंग। ऊपर भी होगा कहीं पे टोपोलॉजी बेस्ड लोड बैलेंसिंग, ये है ना टोपोलॉजी लोड बैलेंसिंग लैब 6.6। तो वो होता है क्लाइंट आईपी के बेसिस पे। एक होता है डीएनएस सैक, मतलब जैसे मान लीजिए अब आपके पास एक डीएनएस रिस्पॉन्स आया क्लाइंट के पास, मेरी क्लाइंट के पास, मेरा जो लैपटॉप है, मैंने एक डीएनएस रिक्वेस्ट जनरेट की, एक डीएनएस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट क्या आया, मुझे एक रिस्पॉन्स आया। तो हाउ कैन माय लैपटॉप आइडेंटिफाई कि ये जो डीएनएस रिस्पॉन्स आया वो एक्चुअल में मेरे एक लेजिटिमेट डीएनएस सर्वर से आया।
भाई डीएनएस में तो अटैक काफी हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी कि है व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ google.com, आप अटैक करो, आपने गूगल से पहले ही मेरे गूगल के डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले उसको इंटरसेप्ट कराया और रिस्पॉन्स में अपना आईपी दे दिया आपने, तो नहीं मेरा जो मिलेगा। क्लाइंट है तो वो तो आपके आईपी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा ना, हम्म, इजेंट? तो ऐसे अटैक्स हो जाते हैं, और उन अटैक से बचने के लिए हम कई बार क्या इंप्लीमेंट करते हैं, डीएनएस DNS। सैक। तो डीएनएस सैक में यही होता है कि जैसे ही क्लाइंट को एक क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, तो क्लाइंट कैन डबल चेक इट इफ द डीएनएस रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम ए वैलिड लेजिटिमेट सर्वर। हाँ जी। ये डीएनएस सेक में होता है, बाकी आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस यही टॉपिक्स हैं आपके। बाद लास्ट में तो ये चैप्टर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है, वो तो खैर अब जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते करते ही चलेंगे तो फिर तो कुछ बचता नहीं है ना। तो यही चैप्टर्स हैं आपके, अगर डीएनएस देखोगे तो ये 2 वीकेंड्स इसमें जनरली हमारे लगने वाले हैं, मतलब ये वीकेंड और एक नेक्स्ट वाला वीकेंड, अगर सभी आ जाते तो ऐसा ही होता। अब शायद हो सकता है एक आध क्लास ज्यादा लग जाए, जनरली 2 ही वीकेंड चलता है ये, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 8 to 10 आवर्स की ट्रेनिंग है ये। ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है। एलटीएम अगर आपको आता है 10 आवर्स है, और अगर एलटीएम नहीं आता तो ये समझ में नहीं आने वाला आपको, फिर आप इसको नहीं कर पाएंगे, भले ही मैं यहाँ पे 20 आवर्स कराऊं इसको या 25 आवर्स कराऊं, आपको नहीं आएगा समझ में। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलटीएम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो डीएनएस ट्रेनिंग के लिए आता है कभी, पहले वो क्या कवर करता है, एलटीएम को कवर करता है, डीएनएस डायरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हम्म, एलटीएम की नॉलेज होना जरूरी है, भले ही आपको एक बेसिक नॉलेज हो एलटीएम की, वो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का जो फंक्शन है ना वो एकदम अलग है। डीएनएस का काम क्या होता है वो आपको पता ही होगा, राइट? आई विल गो बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ माय मशीन, और मैं मशीन पे जा करके यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एनएस लुकअप, राइट? www.imerita.com, जैसे मैंने एनएस लुकअप कमांड चलाया तो आई शेल हैव ए रिस्पॉन्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मुझे एक रिस्पॉन्स आया। एनएस लुकअप कमांड इज वेरी वेरी यूजफुल कमांड, राइट? पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भी आप विंडोज यूज करेंगे ना, विंडोज मशीन, विंडोज यूजर मशीन, जैसे यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ए विंडोज, तो अगर आपका क्लाइंट ओएस एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एनएस लुकअप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, दिस कमांड। इस एनएस लुकअप से आपको ये समझ में आता है कि अगर ये नेम को आप एक्सेस करेंगे तो आपको आईपी कौन सा मिलने वाला है। तो देख सकते हो आप, देयर आर 4 आईपी एड्रेसेस दैट आई गॉट, मिले ना मुझे। इन चारों में से किसी एक को तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। इसमें फाइव में डिग होता है आई थिंक। करेक्ट। लुकअप डिग का F5 में नहीं होता सर, लिनक्स हाँ, में होता है वो। लिनक्स में होता है सारा। ठीक है, तो जैसे एनएस लुकअप है यहाँ पे, वैसे लिनक्स के लिए क्या बना है, डिग यूटिलिटी बनी है। अब क्योंकि जो F5 का ऑपरेटिंग सिस्टम है टीमॉस, उसका कर्नल तो लिनक्स ही है ना सर, तो हम्म, इसीलिए वहां पे डिग कमांड चलती है। अगर यही क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो मैं डिग कमांड यूज करूंगा। वैसे वो विंडोज में भी पॉसिबल है, बट वो डिग यूटिलिटी आपको अलग से इंस्टॉल करानी होती है विंडोज में, तब जाकर के आप वो डिग कमांड यहाँ पे चला पाओगे। डिफरेंस होता है, डिग डिग कमांड अगर आप चलाओगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा और डिटेल्ड आउटपुट मिलता है यहाँ पे डीएनएस को लेकर के ना, टाइम वगैरह, लेटेंसी कितनी है डीएनएस रेजोल्यूशन के टाइम पे, वो भी निकल आता है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यूजर कंप्लेंट कर रहा है कि देयर इज ह्यूज लेटेंसी, है ना, होती है ना ऐसी कंप्लेंट्स कई बार कि यार बड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है नेटवर्क हमारा, मैं एक्सेस कर रहा हूँ बट इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मिनट टू लोड द पेज, तो कैन यू ट्रबल शूट दिस फॉर अस? तो इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले डीएनएस लेवल पे आप ट्रबल शूट करोगे, इनफैक्ट लोकल मशीन पे ही ट्रबल शूट करो पहले, तो लोकल मशीन के ऊपर मतलब जैसे उसका यूटिलाइजेशन देख लीजिए आप लोकल लैपटॉप का, अगर वो सब ठीक है, फिट है लैपटॉप एकदम, तो फिर आप डीएनएस को देखिए कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रिजॉल्व डीएनएस नेम्स इनटू एन आईपी एड्रेस, नेम रेजोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है। अब वो नेम रेजोल्यूशन का टाइम निकालने के लिए यू कैंट यूज दिस एनएस लुकअप कमांड, इस कमांड के आउटपुट में वो नहीं आता, उसके लिए क्या आपको क्या यूज करना होता है, डिग कमांड, डिग यूटिलिटी आपको यूज करनी होती है, तो उसमें आपको वो टाइम मिल जाता है। ठीक है? उसमें इनफैक्ट और भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिख जाती है टाइम के अलावा। बट यहाँ पे अब आपको समझ आया कि एनएस लुकअप के आउटपुट में आपको क्या मिलता है, आईपी एड्रेसेस, चाहे वो IPv6 है और चाहे वो आपका IPv4 है। सो दिस एनएस लुकअप कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ आप जी। कोई भी डोमेन ले लीजिए, उसी को आप यहाँ पे रिजॉल्व करा के देख सकते हो। और एक एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एलटीएम में हमने देखा कि जब आप हिट करते हो वर्चुअल सर्वर को तो वो लोड बैलेंसिंग करता है, करेक्ट, अमंग द बैकएंड सर्वर्स, यही करता है, उसका यही काम है। F5 डीएनएस का जो काम है ना, ये जो बिग आईपी डीएनएस है, बिग आईपी डीएनएस का जो रोल है वो है डीएनएस रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके देना। तो अगर आप वर्किंग्स देखोगे ना तो एकदम डिफरेंट हो गई ना, वहां पे तो ट्रैफिक ही डिलीवर कर रहा है ना एंड यूजर को,
एंड यूजर को डेटा डिलीवर कर रहा है वो। बट यहाँ पे डेटा में क्या जाएगा, सिर्फ बिग आईपी डीएनएस से सिर्फ डीएनएस डीएनएस सिग्नल्स। रिस्पॉन्स जाएगा, हम्म। क्योंकि इसका काम सिर्फ डीएनएस रिक्वेस्ट को रिसीव करने के बाद उसको रिजॉल्व करके वापस रिस्पॉन्स देना है, बस इसका यही काम होता है बिग उसमें जो आईपी डीएनएस का। एसएलबी वाला फंक्शनैलिटी है वो भी इसी सिर्फ डीएनएस क्वेरी के लिए हो रहा था, जो ग्लोबल जीएसएलबी है इसका फंक्शनैलिटी। जीएसएलबी भी बोलते हैं ना इसको, हाँ ग्लोबल जी। सर्वर लोड बैलेंसिंग। हाँ, तो वो भी सिर्फ डीएनएस पे काम करता है। डीएनएस का ही काम करता है वो। अच्छा जी। यहाँ पे जीएसएलबी ही फीचर है एक्चुअली, देखोगे ना आप अभी। देखिए, एक तो होता है डीएनएस रिक्वेस्ट को खाली आपको लोड बैलेंस कराना है, तो उसके लिए तो एलटीएम यूज कर लीजिए ना, फिर आपको कुछ ज्यादा यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर खाली, जैसे मान लीजिए मेरे पास विंडोज वाले 2-3 सर्वर रखे हुए हैं, डीएनएस सर्वर, उन दोनों तीनों के बीच में मुझे डीएनएस क्वेरीज को डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो खाली एलटीएम से भी काम चलेगा फिर आपका। बट अगर आप चाहते हो कि बिग आईपी रिजॉल्व करे डीएनएस रिक्वेस्ट को, तो उसके लिए फिर आपको बिग आईपी डीएनएस चाहिए। आया समझ में? हाँ जी, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ओके। अब आपको कंटेंट तो पता चल ही गया, तो जो चैप्टर 2 है उस पे चलते हैं अब हम सीधे, और थोड़ा डीएनएस की बात करेंगे। ज्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा। अब ये तो आपको, अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेवरेजिंग F5 सपोर्ट रिसोर्स एंड टूल्स। जैसे एक होता है आस्क F5, तो उसमें आपको मैनुअल्स मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, नॉन इश्यूज सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी एडवाइजरीज आपको मिल जाएंगी। एक होता है इसमें डेव सेंट्रल। डेव सेंट्रल में आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, विकी पेजेस देखने को मिल जाएंगे, कम्युनिटी फोरम मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप आई रूल्स आई एप्स को, ठीक है, डेव सेंट्रल से। और आई हेल्थ पोर्टल जो होता है, वहां पे आप क्यू के व्यू फाइल को अपलोड करके अपने बिग आईपी की हेल्थ को डायग्नोस कर सकते हो, तो बिग आईपी हेल्थ डायग्नोस्टिक टूल बोलते हैं इसको, है ना। तो askfi.com है, और उसके अलावा आपका डेव सेंट्रल है फिर, और लास्ट में है आपका आई हेल्थ। एनीवेज वो भी मुझे जरूरत नहीं है, यहां से आ जाइए अब आप डीएनएस से। एवोल्यूशन ऑफ द डीएनएस, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। अब जनरली जब हम बिग आईपी डीएनएस करने आते हैं ना, तो जरूरी नहीं होता कि उनका बैकग्राउंड सिस्टम इंजीनियरिंग से हो। जरूरी नहीं होता कि आपने अब से पहले कभी से डीएनएस सर्वर पे काम किया हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। क्या आपने किया हुआ है विंडोज डीएनएस सर्वर पे काम कभी पहले? नहीं सर, नहीं मैंने ना। तो पहले जनरली ऐसा ही किया। होता है कि जो यहाँ बिग आईपी डीएनएस को कवर करने आते हैं, उनको डीएनएस की पहले से नॉलेज होती नहीं है। तो पहला हमारा जो फोकस होता है वो डीएनएस को समझने पे होता है कि डीएनएस है क्या, काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि तभी तो आप डब्बे को यूज कर पाओगे ना ठीक से, तभी आप इस डिवाइस को सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपको डीएनएस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हाउ डीएनएस इज वर्किंग, व्हाई इज इट नीडेड, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको बिग आईपी डीएनएस को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। एनीवेज, डीएनएस की अगर हम बात करें, डोमेन नेम सर्वर, राइट, या डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हो आप। पहले क्या था इनिशियली, कि हम जो भी रिसोर्स एक्सेस करते थे, चाहे वो ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते थे या लेन में एक्सेस करते थे, जनरल प्रैक्टिस थी आईपी को यूज करके रिसोर्सेज को एक्सेस करना। जी। आईपीस को ही आप यूज करेंगे टू एक्सेस योर रिसोर्सेज, चाहे वो इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो लेन में एक्सेस कर रहे हैं। बट धीरे धीरे नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ते गए, इंटरनेट ग्रो होते हुए चला गया, लोकल एरिया नेटवर्क में भी जो एप्लीकेशन होस्ट होती है अपने लोकल डेटा सेंटर के अंदर, वो भी बढ़ते चली गई। तो अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, जेंडर न्यूट्रल मैं बात कर रहा हूँ, कि नंबर से ज्यादा हम नेम को याद रख पाते हैं। रिमेम्बरिंग नंबर इज लिटिल डिफिकल्ट देन रिमेम्बरिंग नेम्स। मतलब नेम्स को याद रखना थोड़ा आसान होता है, नंबर उतना आसान होता नहीं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते गए, तो फिर इट बिकेम रियली डिफिकल्ट फॉर एंड यूजर्स टू रिमेम्बर द आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल एप्लीकेशंस। तो वहां पे फिर ये लोग लेकर के आए एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं होस्ट फाइल। क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आए? होस्ट फाइल, क्लाइंट मशीन्स के लिए। जैसे मेरा जो लैपटॉप है उसमें भी होस्ट फाइल रहेगी। जैसे अगर आप देखोगे, होस्ट डॉट टी फाइल होती है ये वाली, समझ रहे हैं? तो इसमें हम एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि ये नेम और ये आईपी, इस मतलब इस नेम के लिए ये आईपी है, इस नेम के लिए ये आईपी है। बट ये मैनुअल वर्क होगा ना फिर। अब सोचिए, अगर आपके पास में 1 लाख एप्लीकेशन है, 1 लाख 100,000, तो अगर 100,000 एप्लीकेशन है तो कितनी एंट्री क्रिएट करोगे आप होस्ट फाइल के अंदर? 100,000 एंट्रीज। और बाद में अगर आईपी चेंज हो गया तो फिर उसको सर्च करके वापस से अपडेट करना। डोंट यू थिंक ये जो मैनुअल वर्क है, इट्स सो डिफिकल्ट ऑन ईच एंड एवरी क्लाइंट मशीन?
इज वेरी बिग ओवरहेड, नहीं है हो ना? सकती लेकिन। हाँ। तो हमें अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जो डायनामिकली हमें ये नेम रिजॉल्व करके दे और सेंट्रलाइज्ड हो, वहां पे डीएनएस आया। तो डीएनएस में क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। इसमें एक सर्वर आप बनाते हो और उस सर्वर पे मैपिंग करते हो आप आईपी टू नेम, है ना, एक डेटाबेस बनाते हो सर्वर के ऊपर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डीएनएस सर्वर। तो उसमें पूरी मैपिंग कराओगे आप बताओगे कि अगर ये नेम है तो उसका ये आईपी एड्रेस रहेगा, ये नेम है तो ये आईपी एड्रेस रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं डीएनएस सर्वर। और वो अगर आप देखोगे, जैसे मेरी ही मशीन पे आप देखिए, आईपी कॉन्फ़िग मैं दिखाता हूं आपको, /all, तो डीएनएस आपको दिखाई दे जाएगा। तो अगर आप डीएनएस देखोगे मेरी मशीन के ऊपर, 192.168. तो 191.60.1.1, अब ये मेरा राउटर है, यहाँ पे मोडेम है मेरा। मैं चाहूं तो ग्लोबल डीएनएस, जैसे गूगल वाला है ना, ग्लोबल यस। डीएनएस 8.8.8, वो भी यूज कर सकता था। अमेजन 1.1.1 भी यूज कर सकता था, है ना? तो देर आर मेनी ऑप्शन। पॉइंट ये है कि जो डीएनएस होगा, डीएनएस सर्वर होगा, वो आपके नेम्स को आईपी में रिजॉल्व करके देगा। अब जब हम डीएनएस की बात करते हैं तो इसमें ना एक हायरार्की बनाई हुई है। डीएनएस में क्या होती है, हायरार्की होती है। तो ये जो है आपके सामने, दैट्स योर डीएनएस हायरार्की। राइट से स्टार्ट होता है डॉट करेक्ट। कॉम। अगर आप देखोगे डीएनएस हायरार्की की, राइट से तो स्टार्ट होगा ही, बट डॉट डॉट होता है रूट डोमेन। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले रूट होता है। द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड डोमेन्स। डोमेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर हेडेड बाय रूट। तो सबसे पहले आता है रूट डोमेन, जो डॉट होता है ना, ये होता है। डॉट को ही क्या बोला गया है डीएनएस में, रूट डोमेन। अब जो रूट डोमेन्स को मैनेज, मतलब रूट डोमेन क्या होता है, एक बेसिकली एक रूट सर्वर होता है। ये क्या होता है, एक रूट रूट सर्वर। सर्वर। और इस रूट सर्वर के ऊपर ना जितने भी आपके सेकंड लेवल डोमेन्स होते हैं, जितने भी सेकंड लेवल डोमेन्स हैं, या जिनको हम बोलते हैं सब डोमेन, क्या बोलते हैं, सब डोमेन। सब डोमेन्स, उनकी इंफॉर्मेशन होती है रूट सर्वर्स के पास में। जैसे जैसे डॉट कॉम का एक सर्वर होगा, ग्लोबली एक डॉट कॉम का सर्वर रखा हुआ है, डॉट ईडीयू का भी रखा हुआ है, डॉट नेट का भी, डॉट ओआरजी, डॉट गॉव, इन सभी के सर्वर्स रखे हुए हैं, अलग अलग सर्वर्स हैं। उन सबकी इंफॉर्मेशन होती है रूट के पास। अभी अगर आप जैसे देखोगे डीएनएस रूट सर्वर्स लिस्ट, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपको रूट सर्वर्स की लिस्ट निकालनी, निकाल सकते हो, ये आईना पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे, सामने दिखाई दिया आपको ये a.root-servers.net, ये सभी के सभी क्या है, आपके रूट सर्वर्स। और रूट आप सर्वर। देख सकते हो कि हु ऑल आर मैनेजिंग दैम। तो अगर आप देखोगे, वेरीसाइन, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, कोजेंट कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, नासा, इंटरनेट सिस्टम कंसोर्टियम इंक, यस। एनआईसी, यूएस आर्मी, नेटनोड, वंस अगेन वेरीसाइन, आरआईपीई, एनसीसी, आईसीएएनएन, वाइड प्रोजेक्ट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगी कि ऑल दीज रूट सर्वर्स आर मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट रिसर्च। यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स डेफिनेटली। इसमें एक भी ऑर्गेनाइजेशन यूएस, आउटसाइड ऑफ यूएस नहीं है। नहीं। ये सबके सब कौन से रूट सर्वर्स हैं, जो यूएस में होस्टेड है। और ये एक रूट हिंट फाइल होती है, जो कि हर एक डीएनएस सर्वर पे होगी, जैसे मेरे डीएनएस सर्वर पे भी होगी, वो उसको बोलते हैं रूट हिंट फाइल। जिसके अंदर, क्योंकि ये तो प्री डिफाइंड है ना, ये सर जो लिस्ट है रूट सर्वर्स की, वो प्री डिफाइंड है। तो जो मेरा डीएनएस सर्वर होगा, जैसे अगर आप एक विंडोज डीएनएस सर्वर बनाते हो, तो उसके पास ये फाइल ऑलरेडी होती है। उसके पास वो जानता है कि मेरे रूट सर्वर्स के आईपीस क्या हैं, और इन रूट सर्वर्स के पास जितने भी आपके सब डोमेन्स होते हैं, चाहे वो डॉट कॉम है, डॉट ईडीयू है, डॉट नेट है, डॉट ओआरजी है, या डॉट गोव है, उन सभी के आईपी एड्रेसेस होंगे रूट के पास। अब डॉट कॉम की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ डॉट कॉम की बात कीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सब डोमेन। मैं वहीं पे जाऊंगा। एनीवेज, मैं जो आपको ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे समझाने का, वो ये है, इनको टीएलडी भी बोलते हैं। जो डॉट कॉम होता है ना, या सब डोमेन्स जो हैं, इनको टीएलडी भी बोला जाता है, होगा यहाँ पे कहीं पे मेंशन किया होगा। टॉप लेवल डोमेन भी बोलते हैं इनको हम। जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ईडी हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट ओआरजी हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, टीएलडी, टॉप लेवल डोमेन। तो अगर आप टॉप लेवल डोमेन्स की लिस्ट निकालोगे या इंडेक्स निकालोगे, जो जनरली अवेलेबल होता है आईना के पास भी, कुछ इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये। इसके अंडर ये सारे वो सब डोमेन्स। करेक्ट। इस लिस्ट में, इस फाइल में वो सभी सब डोमेन्स हैं, सभी टॉप लेवल डोमेन्स हैं। यही वो हिंट फाइल है क्या जो आप बता रहे थे? नहीं, वो फाइल तो रूट फाइल दिखा रहा था ना मैं अच्छा, आपको। वो रूट फाइल बता। ओके। हाँ, वो रूट सर्वर्स की थी एक। जी।
ये यहां से मैंने आईना से निकाला इस लिस्ट को कि रूट के पास इंफॉर्मेशन होती है कि अगर डॉट कॉम पे जाना है, जैसे सी देखोगे ना आप यहाँ पे, तो उसमें कॉम आपको मिल जाएगा, सी 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 ए ओ पे जाना है मुझे, ये रहा। तो ये जो डॉट कॉम होता है ना, COM, कॉम TLD सर्वर कौन सा है वो आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे विकिपीडिया पे भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, डॉट कॉम हो गया जैसे। तो साइन इसका राइट। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वेरीसाइन। डॉट ORG हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्री। डॉट नेट हो गया, डॉट INT इंटरनेशनल, डॉट EDU। कौन किसको मैनेज कर रहा है वो आप देख सकते हो। डॉट MIL भी हो गया ये। इनको टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं। वो चाइनीज भी हैं, फ्रेंच, जर्मन, जी जी। अच्छा। तो ये भी हैं कुछ तो। सो देर आर मेनी टॉप लेवल डोमेन्स, मैनी मैनी। और उनकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? रूट के पास। वो रूट के पास होती है, जितने भी TLDs हैं वो रूट। तो रूट की इंफॉर्मेशन आपके पास है, और रूट के पास किसकी है? TLDs की। और फिर जितने भी ये TLD होते हैं ना, टॉप लेवल डोमेन, जैसे डॉट कॉम का एक तो सर्वर होगा ना जहां पे डॉट कॉम वाली सभी एंट्रीज होस्टेड होंगी। वो डॉट कॉम के पास फिर जैसे FI.com या Cisco.com, या जैसे डॉट नेट वाले सर्वर के पास Juniper.net, क्योंकि जूनिपर की वेबसाइट देखोगे तो डॉट नेट करके आता है उसमें। तो डॉट नेट पे सभी डॉट नेट वाले जितने भी एडिशनल सब डोमेन्स होंगे वो सब आ जाएंगे। डॉट गॉव में जितने भी डॉट गॉव वाले डोमेन्स होंगे वो सब का डेटाबेस उसके पास रहेगा। मतलब इन शॉर्ट, ये जो रूट डोमेन है इसको आप या मैं मैनेज नहीं करेंगे। डॉट कॉम या डॉट EDU जिनको हम टॉप लेवल डोमेन या TLD सर्वर्स बोलेंगे, इन TLD सर्वर्स को भी हम मैनेज नहीं करते। हम कहाँ से मैनेज करना स्टार्ट करते हैं? जैसे FI.com, तो FI.com को तो हम मैनेज कर ही सकते हैं ना, ये मेरा लोकल डोमेन हो सकता है, करेक्ट? FI.com या imerita.com, ये डोमेन तो मेरा हो सकता है ना अपना। यहां से हमारे हाथ में चीजें आती हैं, FI.com बनाना। और इसमें स्टिकर। भी मुझे बताना पड़ेगा, ये परचेज करना पड़ता है मुझे नेम, आपको याद, आप, आई डोंट नो इफ यू हैव एन आइडिया, आपको डोमेन क्या करना होता है? परचेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो मन करे आप वो यूज कर सकते हो, वैसा नहीं होता। डोमेन को हमेशा परचेज करना होता है। जैसे imerita.com, तो imerita.com हमें परचेज करना पड़ा, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स दैट। एनीवेज, तो आपको समझ में आया होगा अभी रूट का मीनिंग क्या है, TLD या सब डोमेन क्या है, और फिर यहाँ पे क्या, मल्टीपल लेवल ऑफ सब डोमेन्स या एडिशनल सब डोमेन बोलते हैं उसको हम। जैसे FI.com के अंदर tac.fi.com हो सकता है। फिर वो FQDN बोल देते हैं उसको हम, है ना, क्या बोलते हैं? FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जैसे यहाँ पे steve.tac.fi.com हो गया, स्टीव मतलब यूजर नेम है, टैग डिपार्टमेंट हो सकता है, और FI.com क्या है? यहाँ पे डोमेन है। इसको FQDN बोला जाता है। अब DNS में ना एक डोमेन, और डोमेन के अंदर क्या होते हैं? डोमेन, और डोमेन के अंदर क्या रहेंगे? जोन्स। जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट कॉम तो क्या है यहाँ पे? एक TLD हो गया, टॉप लेवल डोमेन, करेक्ट? उस TLD के अंदर, डॉट कॉम के अंदर FI.com भी हो सकता है, Oracle.com भी हो सकता है, और Microsoft.com भी हो सकता है। अब FI.com जो है, दैट इज ए डोमेन। FI.com क्या हो गया? एक डोमेन हो गया। और उस F5 के अंदर जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे टैक हो गया, HR हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सब जोन। डोमेन। सब डोमेन। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो डोमेन के अंदर सब डोमेन होते ही होते हैं यहाँ पे। तो डॉट कॉम को भी आप एक डोमेन बोल सकते हो यहाँ पे वैसे, बट एक वो लार्ज लेवल पे हो गया। LDNS या लोकल DNS भी बोलते हैं इसको, क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको। तो अगर LDNS की बात करोगे आप, यहाँ पे विजिबल है ना आपको ये? ठीक है, पीडीएफ विजिबल। हाँ। LDNS की अगर आप बात करेंगे, लोकल DNS की, तो लोकल DNS क्या होता है? जैसे मेरा जो LDNS है फिलहाल, वो कौन है? आप क्लाइंट मशीन पे देख करके बता सकते हो। जो मेरा DNS सर्वर होगा ना, दैट इज माय LDNS। तो जो मेरा मोडेम है, दैट इज वर्किंग एज ए LDNS। तो जो आपका लोकल DNS सर्वर होगा ना, जो आपके लिए लोकल है, उसको हम क्या बोलते हैं? LDNS। अब वो आपका ASP भी हो सकता है, और बिग IP DNS भी लगा सकते हो आप, लगा सकते हो, LDNS तो बना ही सकते हो उसको आप। और भी किसी इनफैक्ट फायरवॉल राउटर पे भी हम उसको भी बना सकते हो, लोग। राउटर को भी बना सकते हो आप, विंडोज सर्वर को भी LDNS बना सकते हो अपना। हाँ जी। सो दैट्स दैट। एनीवेज, तो LDNS का मीनिंग समझ आया, जो कि लोकल होता है आपका DNS सर्वर। नेम रेजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो भी समझना जरूरी है। सो जनरली
जो नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो इस तरीके से फॉलो होता है। जैसे आपने एक क्लाइंट मशीन पे ब्राउजर में जा करके एक ब्राउजर में टाइप किया www.fi.com, मतलब खाली fi.com डालोगे तो भी चलेगा। तो मान लेते हैं कि आपने fi.com डाला ब्राउजर में जा करके, राइट, इस क्लाइंट, तो सबसे पहला काम होता है कि वो अपने लोकल डीएनएस पे जाए, उसको पूछे। वैसे तो वो पहले अपना लोकल कैश चेक करेगा कि मेरे लोकल कैश में ये एंट्री है कि नहीं है। उस फाइल चेक हाँ, करेगा फिर। होस्ट फाइल भी चेक करेगा और लोकल कैश भी चेक करेगा। पहले हम्म, लोकल कैश चेक करेगा और फिर होस्ट फाइल चेक करेगा। वहां नहीं है तो अपना जो लोकल डीएनएस सर्वर होगा उसके पास जाएगा कि भाई मेरे को ये आईपी देना। अब लोकल डीएनएस के कैश में हो सकता है, कैश में नहीं है तो फिर वो अपने डेटाबेस में देखेगा। अगर उसमें भी नहीं है तो वो फिर रूट के पास जाता है, और जो एलडीएनएस होगा ना उसके पास वो रूट सर्वर्स की लिस्ट होती है। अनलेस इट इज ए राउटर और फायरवॉल, राउटर फायरवॉल के पास रूट डीएनएस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, वहां पे फॉरवर्डर आपको सेटअप करना पड़ता है फिर। रिकर्सिव डीएनएस रहता है वो। हाँ, बट अगर मान लीजिए विंडोज डीएनएस सर्वर है तो इसके पास फिर रूट सर्वर्स की लिस्ट होती है। तो मान लीजिए आपका ये विंडोज डीएनएस सर्वर था, इसको एक डीएनएस रिक्वेस्ट मिली, fi.com का आईपी चाहिए। वो एंट्री है नहीं, ना तो इसके कैश में ना ही लोकल डेटाबेस में है, कोई मैपिंग ही नहीं है fi.com की। तो उस केस में फिर ये सबसे पहले किसके पास जाएगा? रूट के पास। और रूट सर्वर्स का आईपी इसके पास होता है, समझ रहे हैं? रूट सर्वर्स का आईपी इसके पास ऑलरेडी होता है, तो ये रूट के इन पास केस जाएगा। यूज सर्वर का आईपी चेंज हो जाता है तो उस केस में तो कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो। जनरली चेंज होता नहीं है, ये फिक्स्ड जी होता है। मतलब अगर जी। आप रूट की बात करोगे तो फिक्स्ड है ना, वो तो वो चेंज नहीं हम्म, होना। वो नहीं होगा सही। तो ये रूट के पास जाएगा और रूट को बोलेगा हम्म, कि भाई ये मेरे को इस डोमेन का देखना है, तो वो देखेगा लास्ट वाला जो सफिक्स है ना, वो देखने वाला है डॉट कॉम, तो skills डॉट dot com। कॉम वाले टीएलडी का आईपी दे देगा वो कि भाई हम्म, ये आईपी है। तो फिर ये जैसे इसने दे दिया कि 100.1.1 के पास जाइए, तो 100.1.1 किसका आईपी है? आपके टीएलडी का। अब टीएलडी के पास fi.com की एंट्री होगी कि fi.com के लिए जो अथॉरिटेटिव सर्वर है वो कौन है। चलो कोई तो आईपी होगा ना fi.com के लिए, तो वो आईपी मिला मान लीजिए 150.10.10.53, इसको किससे? टीएलडी सर्वर से। तो अब ये 150.10.10.53 पे जाएगा और उससे पूछेगा कि भाई मेरे को fi.com का आईपी दे दो ना, तब उसने दिया ये पब्लिक आईपी 216.34.94.32, करेक्ट। तो fi.com का आईपी आ गया ना, तो यहाँ पे जो fi.com का नेम सर्वर है उससे ये रेजोल्यूशन हुआ। इज डन थ्रू लोकल डीएनएस ओनली। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा ये जो नेम सर्वर होगा आपकी कंपनी का वहीं से रिस्पॉन्स आए, क्योंकि कई बार आप जो नेम सर्वर बनाते हो ना कंपनी में वो सिर्फ लोकल एप्लीकेशंस के लिए होता है, बाकी तो आप पब्लिक यूज करते हो, जैसे क्लाउड फ्लेयर वगैरह है ना, उसको यूज करते हो आप जनरली। हर एक कस्टमर जो पब इंटरनेट से डीएनएस क्वेरी आएगी वो अपने डीसी में लेकर के नहीं जाता है, क्योंकि अटैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो जनरली वो सर्विस ली जाती हैं, जैसे क्लाउड फ्लेयर हो गया या फिर दूसरों से। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर वो होता है जो इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके देगा, समझ रहे हैं? यहाँ पे जो ये डीएनएस है ना, FI DNS, दैट इज होस्टेड इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। श्योर। इंटरनल वो उस पर। हाँ, आपके डीसी में है ये। हम्म। और आपने बताया होगा टीएलडी, टीएलडी पे एंट्री होना जरूरी है कि अगर इस डोमेन के लिए क्वेरी आएगी तो वो इस आईपी को दे देना। वो आईपी किसका होगा? आपके डीएनएस का। तो इसको ऑथोरिटेटिव बोलते हैं। एक इसमें नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर भी होता है। क्या होता है? नॉन ऑथोरिटेटिव। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, जब मैंने nslookup कमांड चलाई थी तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास? सर, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लोकल आपके डीएनएस ने रिस्पॉन्स किया। तो ये दिस इज डन समझना थ्रू। पड़ेगा कि ऑथोरिटेटिव और नॉन ऑथोरिटेटिव में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब आप एनएस लुकअप चलाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि या तो जब रिस्पॉन्स आएगा वो ऑथोरिटेटिव होगा या फिर क्या होगा? नॉन ऑथोरिटेटिव। तो जो डीएनएस रिस्पॉन्स होता है वो उसके ये ही दो टाइप होते हैं, ऑथोरिटेटिव या फिर नॉन ऑथोरिटेटिव। रिटेटिव जो होता है, जो ऑथोरिटेटिव होता है, अगर ऑथोरिटेटिव है इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आई है मुझे वो वहां से आई है जहां से, जो कि रियल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। नॉन ऑथोरिटेटिव का मीनिंग है कि यार ये बीच में किसी और ने मेरे को इंफॉर्मेशन दी है। इनको हम बोलते हैं रिकर्सिव डीएनएस सर्वर से रिस्पॉन्स आया है। कहां से आया ये? बिकॉज ऑफ। हाँ, तो मतलब वन टाइम उसमें रिजॉल्व हुआ था तो उसमें कैश में रह आ गया वो। करेक्ट करेक्ट, और वहां से ये रिस्पॉन्स आया हमारे पास। हम्म, और ये जनरली हम करते ही है ना, कैशिंग हमें इनेबल करानी पड़ती है। ये आपने सुना होगा, एक टर्म यूज करते हैं हम प्रोडक्शन में कभी कभी,
अरे कैशिंग के लिए हमें एक सर्विस लेनी होती है ना, AWS से या फिर किसी और से, क्लाउड फ्लेयर से। कैशिंग के लिए एक सर्विस लेनी पड़ती है। आई जस्ट डोंट हैव द टर्मिनोलॉजी करंटली ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम जिससे कि वो कैश करता है डीएनएस रिस्पॉन्सेज को। और उससे जो बेनिफिट है वो ये मिलता है कि आपके जो इंटरनेट की स्पीड है वो बढ़ जाती है, रेजोल्यूशन क्योंकि बेटर हो जाता है। टाइम रेजोल्यूशन टाइम कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया। राइट। अगर ओरिजिनल सोर्स के पास जाएगा आपका डीएनएस क्वेरी और वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो टाइम ज्यादा लग सकता है। राइट। समझ आया? हाँ जी। तो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर वो होगा जो कि ऑफिशियल जोन फाइल को होल्ड करता है, ऑफिशियल जोन फाइल को। उनके पास कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होते हैं फॉर दैट डोमेन, और प्राइमरी सोर्स होता है वो इंफॉर्मेशन का। जबकि नॉन ऑथोरिटेटिव जो रहेगा, एक रिकर्सिव सर्वर होगा। नॉन ऑथोरिटेटिव सर्वर जो होगा रिकर्सिव सर्वर होगा, प्लस वो कभी भी जोन फाइल को होल्ड, जो ओरिजिनल जोन फाइल होती है, ऑफिशियल जोन फाइल होती है उस डोमेन की, क्योंकि जोन फाइल के अंदर ही वो एंट्रीज होती हैं कि ये नेम, ये आईपी, ये नेम, ये आईपी, इसको जोन डेटाबेस बोलते हैं, उसको होल्ड नहीं करता। आया समझ में? हाँ जी सर, समझ में। So that's the biggest difference in between authoritative and then non-authoritative server। तो ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको, तो वो भी क्लियर हो गया आपको। एलडीएनएस भी अब क्लियर है, ये लोकल डीएनएस, मतलब जो लोकल होगा आपके नेटवर्क में उसको एलडीएनएस बोला है। बाकी जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं डीएनएस में, एक तो डिग कमांड आपको बताया मैंने अभी आपको, देखिए डिग का आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, काफी डिटेल्ड आउटपुट होता है। तो यहाँ पे दिख जाता है कि टाइम कितना लगा, देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे जो टाइम है, टाइम भी आपको दिखा देगा कि ओवरऑल टाइम, क्वेरी टाइम कितना यहाँ पे कंज्यूम हुआ, देख रहे हैं आप? 15 मिली सेकेंड्स में हो गया। अरे, और किस सर्वर से हुआ वो भी बता दिया, मैसेज का साइज क्या है, कब हुआ। एडिशनल सेशन, अथॉरिटी सेशन। जी। तो क्लैरिटी मिली। तो डिग में थोड़ा सा आपको आउटपुट, मतलब जो है वो डिटेल्ड आउटपुट मिलता है। एक होता है एनएस लुकअप, एनएस लुकअप में उतना कुछ खास आपको आउटपुट, नहीं मिलता। हाँ, बस ठीक है, आपको पता चल जाता है कि रेजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट डिग इज मोर इंटरैक्टिव यूटिलिटी। अब आता है चैप्टर 3 जिसमें कि आता है आपका एक्सेलरेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन। इससे पहले हमें बिग आईपी की अपनी जो लैब है उसको सेटअप करना होगा, क्योंकि जब तक लैब सेटअप नहीं होगी तब तक आप ये प्रोसेस को एक्सेलरेट करेंगे कैसे? तो जो नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको लैब एक्सेस करना होगा। और मेरे पास लैब है डीएनएस की, जैसे एलटीएम की लैब थी ना मेरे पास, वैसे ही डीएनएस का भी एक लैब बनाया हुआ है। अभी एक्सेस नहीं मिला हमें, राइट, लैब कौन सा, का। एलटीएम वाला कि ये डीएनएस डीएनएस वाला। वाला? डीएनएस वाला। एक ईमेल ड्रॉप कर देना आप अपने अकाउंट मैनेजर्स को, हाँ जी, बिल्कुल। और वो करा के दे देंगे आपको। जी जी। इसका सेपरेट लैब ही रहेगा, राइट? जी, ये है देखिए 5GTM लैब, अगर आप देखोगे तो इसमें तो मेरे पास दो दो डीसी हैं। समझ में। एक ये ऊपर दूसरा वाला फाइव डीसी है और एक ये नीचे वाला डीसी है। हम्म। करेक्ट। दोनों डीसी में अपना अपना एलटीएम लगा हुआ है। उसके अलावा एक डीएनएस है, और डीएनएस के पीछे हमारे नॉर्मल विंडोज डीएनएस सर्वर्स हैं। अब ये जो डीएनएस इंस्टॉल होता है ना वो किसी एक डीसी में ही होगा, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग रखा है जिसके लिए चीजें आपके लिए, जिससे कि आपके लिए चीजें थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए। बट किसी डीसी में ही होगा ना ये भी, आप बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ, तो ये हमारा बिग आईपी डीएनएस और डीसी 1 बिग आईपी, अच्छा ये एलटीएम हो गया हमारा। ओके। करेक्ट। वो एलटीएम, एज एलटीएम यूज करने वाला हूँ ना उनको मैं। मल्टीपल बिग आईपी डीएनएस यूज करते हैं, जैसे लेट्स से दे हैव दो टू हाँ, लोकेशन, डीसी 1 मिनिमम डीसी मिनिमम दो तो होंगे ही ना, एक DC 1 में, एक DC 2 में। मैंने एक ही रखा है, और वहां पे जो दो होते हैं ना प्रोडक्शन में, वो सिंगल की तरह ही काम करते हैं, एनीकास्ट पे चलाते हैं जनरली उसको हम। और सिंक ओनली ग्रुप बना के रखते हैं। सिंक ओनली का मीनिंग होता है कि अगर आपने एक पे एंट्री क्रिएट की, दूसरे पे ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट हो जाएगी। और एनीकास्ट पे चला देते हैं कि अगर एक जो पब्लिक आईपी है आपके डीएनएस का, वो DC 1 से भी एडवर्टाइज हो रहा है और DC 2 से भी एडवर्टाइज हो रहा है, तो जो आपके लिए नियरेस्ट होगा आप उसके ऊपर जाएंगे ना। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। एनीकास्ट का मीनिंग यही होता है ना, जो आपके लिए नियरेस्ट होगा आप उधर चले जाएंगे। और वो डिसीजन कौन लेगा? आईएसपी, क्योंकि इसमें आईएसपी। इसमें दोनों डीसी में दोनों डीएनएस की एंट्री आपकी डोमेन पे आ जाएगी। डोमेन तो एक ही रहता है ना, नहीं नहीं, एक डोमेन कंपनी एक ही के लिए। रहेगा, बट जो रिजॉल्व होके आईपीज हैं वो दोनों की आ जाएगी, जैसे डीसी 1 डीसी 2, अगर दो हमारे पास डीएनएस है करेक्ट, तो। करेक्ट। ठीक। दोनों ही काम करेंगे एक साथ, मैंने बताया ना, दोनों का जो जोन डेटाबेस रहेगा बिग आईपी डीएनएस का, वो कॉमन रहने वाला है। हम्म। तो ये टोपोलॉजी है यहाँ पे।
तो दिस इज टोटली डिफरेंट देन एलटीएम, राइट? वहां पे अलग था, यहाँ पे अलग है। ये थोड़ा बड़ी टोपोलॉजी है यहाँ पे। तो ये लैब करेंगे कल हम। इस बिग आईपी डीएनएस की जो लैब को सेटअप करने वाले हैं वो कल करेंगे। हो सकता है कुछ और लोग भी ज्वाइन करें, तो बेटर है एक दिन का टाइम दे देता हूँ, नहीं तो कल पूरा 2 आवर्स हम अपना करने वाले हैं ये लैब्स। मैं भी एक बार अकाउंट मैनेजर को बोल दूंगा कि मेरे को लैब हाँ, करवा लैब देगा, लैब तो मैं भी प्रोविजन आपके करा साथ लीजिए। फॉलो ऑन कर सकूँ उसको। वो मुश्किल होगा, बट हाँ ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रखिए, और कल कंटिन्यू करते हैं इसको फिर हम एक बार लैब का। और ये है, देखिए लैब आपकी बिग आईपी डीएनएस जीटीएम वाली जो लैब है। पहले इसको जीटीएम बोलते थे, ध्यान रखना, डीएनएस को ना जीटीएम बोलते थे, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। तो हो सकता है इस कॉल पे आने के बाद एक दो लोग तो अब तक कंफ्यूज ही बैठे हों कि यार बोला तो जीटीएम था, करा क्या रही है डीएनएस। तो बता देता हूँ, नाउ F5 कॉल्स इट डीएनएस। मतलब पिछले 2 साल से अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स हो गए रीनेम किए हुए, 2 to 3 years इनफैक्ट, या उससे भी ज्यादा। बट हाँ, पहले इसको जीटीएम बोलते थे, ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। अभी हम इसको डीएनएस बोलते हैं, और है भी डीएनएस ही ना, ये पता है। आई डोंट नो व्हाई F5 कॉल्ड इट जीटीएम, क्योंकि है ये डीएनएस सर्वर ही, राइट? इसकी फंक्शनलिटी है, वो फंक्शनलिटी के हिसाब से ये है ही डीएनएस सर्वर। एनीवेज, ये टोपोलॉजी है जिसको हम इस ट्रेनिंग में यूज करने वाले हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो देर आर 2 डेटा सेंटर्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग फिर आगे कंफर्टेबल रहे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तो ये बिग आईपी डीएनएस यहाँ पे इंस्टॉल्ड है हमारा, और इसके पीछे मैंने ट्रेडिशनल डीएनएस सर्वर्स को भी रखा है। अगर आप देखोगे ना, विंडोज डीएनएस सर्वर। तो ये आइडियली तो कस्टमर डेटा सेंटर के अंदर ही रहेगा जहां पे एलटीएम्स लगे होंगे, बट मैंने चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने के लिए, आसान रखने के लिए यहाँ पे अलग तरीके से या एक कॉर्नर में इसको डिप्लॉय करके रखा हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक DC1 है जिसमें कुछ बैकएंड सर्वर्स है और उनके ऊपर एप्लीकेशंस चली होंगी। ऐसे ही एक DC2 है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, और यहाँ पे भी क्या चली होंगी, कुछ एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशंस होस्टेड है हमारे डेटा सेंटर 1 एंड डेटा सेंटर 2 में, उनको हम चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट पीसी जो इंटरनेट यूजर है वो एक्सेस करे, और वो भी नेम से एक्सेस करे। समझ रहे हैं आप? जो मेरा ये इंटरनेट यूजर है, दैट यूजर शुड एक्सेस दीज एप्लीकेशंस यूजिंग देयर नेम्स। तो उसको चाहिए डीएनएस सर्वर। वो डीएनएस सर्वर इसके लिए बनाएंगे हम अपने बिग डीएनएस को। तो बिग आईपी डीएनएस का जो रोल रहेगा यहाँ पे, सिर्फ डीएनएस क्वेरीज को रिजॉल्व करके देना रहेगा फॉर द इंटरनेट यूजर्स, या मैं सिर्फ क्लाइंट्स ही बोलूंगा। तो क्लाइंट्स के लिए बिग आईपी डीएनएस विल बी रिजॉल्विंग द डीएनएस क्वेरीज। तो ये डीएनएस क्वेरी सेंड करेगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अब अगर इसको DC1 का आईपी मिला तो DC1 से एक्सेस करेगा एप्लीकेशन को, DC2 का आईपी मिला तो DC2 से एक्सेस करेगा एप्लीकेशन। मैंने मेरी एप्लीकेशन को दोनों डेटा सेंटर्स में होस्ट करके रखा हुआ है। नाउ इट विल सौरभ, बी डिपेंडिंग अपॉन द डीएनएस रेजोल्यूशन कि उसको कौन सा आईपी एड्रेस मिलता है डीएनएस रिस्पॉन्स में। जी बोलिए। ये DC1 big IP and DC2 big IP is just LTM, right? करेक्ट, दोज आर एलटीएम्स। सर्वर का लोड बैलेंस के लिए। जी। हाँ, तो ओके ओके। लोड बैलेंसर है ये, तभी यहाँ पे एसएसएल डिक्रिप्शन और वो सब आप चला सकते हो। बट एप्लीकेशन जो आपकी होस्टेड है वो ये DC1 DC2 बिग आईपीस पे है। मतलब ये आपके एलटीएम्स है, DC1 का एलटीएम है, ये DC2 का एलटीएम। मेक सेंस? या ओके। तो जो DC1 DC2 के अलग अलग एप्लीकेशन सर्वर है, उनका डेटा आपस में सिंक में रहता है क्या? ये जनरली, अब देखिए, वो अब आप जो मुझसे बात कर रहे हो उसका लोड बैलेंसर से कोई लेना देना नहीं है, राइट? दैट्स वन थिंग। सेकंड, उसके लिए यूज होता है DCI, है ना, डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन। अब डेटा सेंटर ओके ओके। इंटरकनेक्शन के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? जैसे अगर आप पुराने जमाने की बात करोगे तो OTV यूज होता था। अभी अगर आप बात करोगे आज के जमाने में, तो आज के जमाने में यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। डार्क फाइबर होता है आपका दोनों डीसीज के बीच में, एक डार्क फाइबर लाइन होती है, और राइट राइट। वो भी कम से कम दो रहेंगी। और उन दोनों के ऊपर अब आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? आप MPLS यूज करोगे, आप आज के टाइम में जैसे लिस्प होता है, आप उसको यूज करोगे, या पूरा फैब्रिक बनाओगे आप दोनों डीसी का मिला करके? देर आर मेनी ऑप्शंस। तो उसका अब यहाँ पे लोड बैलेंसर से ओके ओके कोई ओके। लिंक नहीं है। बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चंस, आपके दोनों डेटा सेंटर्स में सर्वर्स का आपस में सिंक होना क्या है, कंपलसरी होगा। नहीं तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिस्प्ले करेंगे ना एंड यूजर्स को। करेक्ट करेक्ट।
तो ये मेरी टोपोलॉजी रहेगी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं वापस आता हूँ। ये तो मैंने कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया। ये वाला टोपोलॉजी है, हम ये वाला टोपोलॉजी ही हम यूज करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस सर एक ट्रेनिंग। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए ना। जो F5 की फायरवॉल है वेफ। वो नहीं कराते अभी हम। ओके। वो फायरवॉल नहीं है, वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। एक फायरवॉल भी जी है जी। इनका, AFM। हम्म। इनका एक नॉर्मल जो फायरवॉल होता है वो भी है, प्लस जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, वेफ जो आप कह रहे हो, वो भी है। यस। APM भी आता है इनके। दे हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस एक्चुअली, बट जो हम अभी ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं वो LTM और DNS पे ही करते हैं। तो DNS की बात कर रहे थे हम, और वहीं से स्टार्ट करूंगा भी मैं। ये जो चैप्टर 2 है ना, इंट्रोड्यूसिंग DNS, यहां से स्टार्ट करूंगा। अभी दिखाया भी था आप लोगों को कि वेन एवर यू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, आप कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं ब्राउजर से, आई डोंट थिंक कि जनरली आप IP डालते होंगे। डालते हैं कभी कभी, अगर मान लो कोई इंटरनल एप्लीकेशन है या कोई मुझे सर्वर एक्सेस करना है तो वो IP से कर लेते हैं। बट इन मेजॉरिटी, you know, in most cases we don't use IP addresses, we don't use IPs, instead we use names, correct? तो हम हमेशा नेम्स यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, आजकल तो सर्वर भी एक्सेस करते हैं ना। जैसे RDP लेना है तो आप देखोगे जो सर्वर एडमिन्स होते हैं वो भी नेम ही डालते हैं सर्वर का आजकल, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट नेम्स डाल के रखे होते हैं, जैसे सर्वर 1 2 3, या फिर AD सर्वर, DNS सर्वर, ऐसे ऐसे कुछ इजी से होस्ट नेम डाल के, और वहां से एक्सेस करते हैं। IP नहीं डालते, नेम डालते हैं। बट मैंने ये भी बोला साथ में आपको कि यूजिंग नेम्स यू कांट एक्सेस एनीथिंग एक्चुअली। मतलब अगर आप IP, आप पूरा फ्लो देखोगे, पैकेट फ्लो, तो अकॉर्डिंग टू द पैकेट फ्लो, लेयर 2 पे इथरनेट हेडर इज मैंडेटरी इफ यू आर यूजिंग इथरनेट केबल्स। और आज के टाइम में तो इथरनेट केबल्स ही यूज होती है ना। मतलब अभी वो फ्रेम रिले या फिर वो सब तो चला गया ना, सीरियल केबल का जमाना नहीं है। तो वो वाले इनकेप्सुलेशन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा ना लेयर 2 पे। एट लेयर 2 मैं बात करूंगा यहाँ पे इथरनेट हेडर की। तो इथरनेट हेडर इज मैंडेटरी। फिर लेयर 3 पे IP हेडर इज मैंडेटरी। लेयर 4 पे TCP या UDP, है ना। अब या तो आपका एप्लीकेशन TCP यूज कर रहा होगा या फिर UDP यूज कर रहा होगा। जैसे अगर DNS की बात करें, DNS क्वेरी और DNS रेजोल्यूशन जो होता है, वो मैसेजेस आपके UDP के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे? UDP के ऊपर जाएंगे। UDP इज लाइक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विच इज अनरिलायबल, राइट। आप, आई होप कि एवरीबडी ऑन दिस कॉल इज फेमिलियर विद द डिफरेंसेस बिटवीन TCP एंड UDP, राइट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो DNS प्रोटोकॉल है, ये क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए तो ऑब्वियसली UDP यूज करता है। बट देर आर चांसेस की, चांसेस नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूंगा कि कई बार क्या होता है, जैसे एक DNS सर्वर के पास कोई क्वेरी का आंसर नहीं है, उसके कैश में भी नहीं है, और उसका जो अपना DNS रिकॉर्ड्स का डेटाबेस है उसमें भी नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, अपने जो उसके ऊपर फॉरवर्डर होता है ना, वो फॉरवर्डर के पास जाता है। तो आपके DNS सर्वर और फॉरवर्डर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब दो DNS सर्वर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो TCP को यूज करके होता है। देन दे डोंट यूज UDP। क्लाइंट और DNS सर्वर के बीच में, क्लाइंट और DNS सर्वर के बीच में UDP यूज होगा, वेयर एज बिटवीन टू डिफरेंट DNS सर्वर्स दे विल यूज TCP। तो TCP हेडर, UDP हेडर, वो सब लगता है। अभी जैसे HTTP की बात करोगे तो दैट यूज, अगर आप बात करोगे HTTP की, तो HTTP TCP यूज करता है। एंड देर आर मेनी प्रोटोकॉल्स या मेनी एप्लीकेशंस, आई वुड से, दैट यूजेस TCP। वैसे आजकल और भी कॉन्सेप्ट आ गया है, क्विक क्विक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने HTTP वर्जन 3 में। सुना है कि नहीं? HTTP वर्जन 3 में क्या आ गया है? क्विक आ गया है। ये चेंजेस होते रहते हैं छोटे मोटे। नाउ रिमेंबर दैट क्विक वर्क्स ऑन टॉप ऑफ UDP। खैर, वो बाद में बातें कर लेंगे। फिलहाल ये है कि IP हेडर इज मैंडेटरी। और IP हेडर में क्या होता है? सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP। अब जब तक वो IP हेडर या IP इनकैप्सुलेशन नहीं होगी, जब तक IP इनकैप्सुलेशन नहीं होगा, तब तक आपका पैकेट फॉर्म नहीं होगा। पैकेट फॉर्म नहीं होगा, पैकेट फॉर्म नहीं होगा, तो फिर आपका पैकेट नेटवर्क पे प्लेस भी नहीं होगा। मतलब आपका जो लैपटॉप है वो आपके पैकेट को ट्रांसमिट ही नहीं करेगा। समझ आया? वो ट्रांसमिट नहीं करे। तो हैविंग IP हेडर एंड इथरनेट हेडर इज कंपलसरी, इज मैंडेटरी। ऑलराइट, तो वही हमें अब देखना है चैप्टर नंबर 2 में कि ये जो IP हम रिजॉल्व कराते हैं उसका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे काम कैसे करता है ये। जैसे ऑब्वियसली
मैंने अभी एक परफॉर्म करके भी दिखाया था, एक एनएस लुकअप कमांड चलाया, और ये एनएस लुकअप आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए चला सकते हो। जैसे एनएस लुकअप imerita.com, तो वो imerita का आईपी निकाल के दे देगा। या एनएस लुकअप juniper.net अगर आप देखोगे तो उसका निकाल के दे देगा। या फिर आपके पास कोई भी डोमेन है, वो नेम निकाल के दे देगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट एनएस लुकअप डज। या डीएनएस सर्वर यहाँ पे निकाल के दे रहा है आपको, बट ये काम कैसे करता है वो समझने की जरूरत है आपको। तो हम चलते हैं सीधे चैप्टर नंबर 2 पे। 1 पे नहीं, 1 तो ठीक है, सेटिंग अप बिग आईपी, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से बिग आईपी सेटअप करते हैं। आपका बिग आईपी फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर में काम कर सकता है, तो ये तो एलटीएम में मैं करा ही चुका हूं, तो ये बार बार तो ये चीजें मुझे बतानी नहीं है आपको। और उसके बाद डिनाई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन होता ही है यहाँ पे। मतलब बिग आईपी आपका किसी भी टाइप के ट्रैफिक को अलाउ नहीं करता है बाय डिफॉल्ट। आपको कुछ भी अलाउ करना है तो अलाउ कर रहा होगा मैनुअली। बाकी यहाँ पे मैंने बताया ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे वैफ हो गया, ये एडवांस वैप बोलता है F5 उसको। AFM फायरवॉल मॉड्यूल हो गया। तो ये फायरवॉल अलग होता है। ये खेजर, यू आर आस्किंग मी वैफ राइट, तो यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें हैं। वैफ अलग है, और एक जो फायरवॉल yes. होता है दैट इज ए डिफरेंट मॉड्यूल। फिर यहाँ पे सिक्योर वेब गेटवे भी आता है, एलटीएम डीएनएस भी है। तो जो हम कर रहे हैं दैट इज डीएनएस मॉड्यूल। एनीवेज, नीचे आओगे, अब यहाँ पे बिग आईपी का इनिशियल सेटअप है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे सीधे करके दिखाऊंगा लैब में। तो इधर एक्सप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ जो हमें स्टार्ट करना है वो डीएनएस से स्टार्ट करना है। तो अगर आप इवोल्यूशन की बात करोगे कि कैसे डीएनएस इवॉल्व हुआ, उसकी बात करोगे, तो देखिए हुआ क्या था कि इनिशियली तो सब कुछ आईपी से ही एक्सेस होता था। इनिशियली किससे एक्सेस होता था? आईपी से। क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो एक लिस्ट बना के दे दी जाती थी कि ये आईपी ये एप्लीकेशन के लिए है, इस एप्लीकेशन पे जाना है तो ये आईपी है, वगैरह वगैरह। अब जैसे जैसे इंटरनेट का जमाना आया, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ते गए, तो ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन, मतलब अगर मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात करूं, तो वी कैन इजीली रिमेंबर द नेम्स, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप रिमेंबर द नंबर्स। वो आप लोग अपने साथ भी देखोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेलफोन है, एवरीबडी यूजेस सेलफोन, आप भी यूज करते होंगे, मैं भी यूज करता हूँ। आपके सेलफोन में मान लीजिए 100 लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव किया हुआ है। जस्ट इमेजिन अगर आप उनके नाम उड़ा दो कॉन्टैक्ट डिटेल से, नाम उड़ा दीजिए, सिर्फ आई वहां पे उनके नंबर्स दिखाई देंगे। आप वुड इट बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ये नंबर इसका, ये नंबर ठीक है, दो चार पांच जो अपनी फैमिली मेंबर्स के नंबर्स होते हैं वो आप देख सकते हो। बट क्या फिर उसके बाद दो चार लोगों के नंबर छोड़ के क्या बाकी सभी भी आप रिमेंबर करके रखोगे क्या? आई मीन पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, बट डू यू थिंक दैट इट इज एन इजी वे? इसीलिए आप क्या करते हो, जब कॉन्टेक्ट सेव करते हो नेम के साथ सेव करते हो, कॉल करते हो नेम सर्च करते हो और कॉल कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है उस नेम के साथ में आपका उसका फोन नंबर सेव किया हुआ है। तो जब आप उस नेम के ऊपर कॉल करते हो, इनडायरेक्टली वो एक नंबर पे कॉल जाता है। तो आप सोच सकते हो अपने आप से, आपका ये डेली रूटीन में आप ये अपना सेलफोन यूज करते हो। एंड सिमिलरली इट गोज विद वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस को जब आप एक्सेस करते हो अपने ब्राउजर से, तो एक तो तरीका था कि उनको आप आईपी से एक्सेस कर सकते हो, बट हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस यू वुड रिमेंबर? तो उस केस में पहले तो आया ये होस्ट फाइल, और ये अभी भी होता है आपके विंडोज में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये होस्ट फाइल का ऑप्शन आज भी रहता है। होस्ट फाइल में आप क्या करते हो, नेम और आईपी एड्रेस की एंट्री क्रिएट कर देते हो, नेम टू एड्रेस रेजोल्यूशन के लिए, है ना। मतलब ये आप बता दोगे होस्ट फाइल में कि ये नेम के लिए ये आईपी एड्रेस है, ये नेम के लिए आईपी एड्रेस है। तो अब आपको एंट्री क्रिएट करनी होगी। मान लीजिए आपके पास 500 एप्लीकेशंस है, तो आपको 500 एंट्रीज क्रिएट करनी होगी होस्ट फाइल में। वो कर भी लोगे, वन टाइम शो पे कर लोगे आप। बट उसके बाद जो डायनामिक अपडेट्स होते हैं, जैसे मान लो आईपी चेंज हो गया एप्लीकेशन का, है ना, या फिर एक नया एप्लीकेशन ऐड करना है, या फिर एक एप्लीकेशन को बंद कर दिया तो उसकी एंट्री रिमूव करनी है, तो ये जो मैनुअल वर्क है इट विल बी अ लॉट अगर आप सिर्फ क्या यूज करते हो, होस्ट फाइल। जैसे आप मेरे लैपटॉप की भी बात करोगे ना, तो मेरे लैपटॉप में भी होस्ट फाइल होती है। जैसे होस्ट डॉट टीएक्सटी की बात करोगे ना, ये वाली फाइल होती है। इसमें आप यू नो ये क्या देता हूं मैं, आप यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आईपी डालिए और उसके सामने उसका नेम डाल दीजिए। सो दैट्स दी होस्ट फाइल, राइट। तो ये आपके लैपटॉप में भी होती है, मतलब आपके विंडोज मशीन में भी होती है, और बाकी लिनक्स वगैरह में तो होती ही है। एनीवेज,
फिर उसके बाद यहाँ पे जरूरत पड़ी कि यार ये ना डायनामिकली होना चाहिए ये काम, है ना, ये काम डायनामिकली होना चाहिए। तो उसके लिए फिर आया डीएनएस, जिसको आप डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम ये सब बोलते हो। तो डीएनएस दैट इज यूज्ड टुडे इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हायरार्किकल डेटाबेस। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मेंटेन करता है, क्योंकि अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपका इंटरनल डीएनएस सर्वर है उसके ऊपर दुनिया की सभी एंट्रीज आ जाएंगी, सभी नेम एंट्रीज आ जाएंगी, ऐसा तो होने नहीं वाला। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड हायरार्किकल डेटाबेस होता है, अलग अलग जगहों पे रहेगा। तो डीएनएस जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स ईच मैनेजिंग अ पोर्शन ऑफ द डेटाबेस। द नेमिंग स्ट्रक्चर वेयर ईच नेम हैज मल्टीपल सेक्शंस और क्वालिफायर सेपरेटेड बाय डॉट्स। जैसे यहाँ पे इसको एफक्यूडीएन भी बोलते हैं, जैसे ये देखोगे ना steve.company.com, इसको आप एफक्यूडीएन बोल सकते हो, जिसमें कि स्टीव एक मोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफायर है, देन कंपनी एंड फाइनली क्या आ गया कॉम, और इसी को आपने क्या बोला एफक्यूडीएन। यही एफक्यूडीएन होता है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। डीएनएस हायरार्की की अगर बात करोगे तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक होता है रूट। अगर आप देखोगे यहाँ पे हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है, रूट, रूट डोमेन। ये जो है दिस इज योर रूट डोमेन। अब आप कहोगे डॉट है क्या, ये कुछ नहीं, ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, बट इसको रूट डोमेन बोला जाता है डॉट को। तो ये जो रूट डोमेन है अब इसको मैनेज कौन करता है और इसका काम क्या है ये समझने की जरूरत है। तो इस पूरे डीएनएस हायरार्की के अंदर सबसे पहले जो आता है दैट इज योर रूट डोमेन, मतलब डॉट। अब सवाल यही आता है कि एक तो इसका काम क्या है वो हमें समझने की जरूरत है, और ये मैनेज कौन करता है, क्योंकि मैं तो मैनेज नहीं करता, आप तो मैनेज नहीं करते। आप जब डीएनएस सर्वर बनाते हो तो वहां पे तो रूट सर्वर आपने कभी बनाया ही नहीं होगा। पहली बात तो इसका समझते हैं इसका काम क्या है। देखिए जो ये रूट डोमेन है ना, इसके कुछ रूट सर्वर्स बने हैं। तो दुनिया में देर आर मल्टीपल रूट सर्वर्स, जैसे मैं काउंट दिखा दूंगा आपको, वैसे मेरे हिसाब से जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ 10-12 रूट सर्वर्स हैं, 10-12 रूट सर्वर्स हैं, अराउंड 10-12, राइट, अक्रॉस द ग्लोब। उन रूट सर्वर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि डॉट कॉम पे जाना है तो उसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा, जिसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। यहाँ पे जो है ये डॉट कॉम को क्या बोलेंगे, टॉप लेवल डोमेन या सेकेंड लेवल डोमेन बोलते हैं। जैसे .com, .edu, .net, .org, .gov। तो जैसे मान लीजिए आपने एक्सेस किया cisco.com, तो आप अगर क्वेरी करते हो रूट को cisco.com पे जाने के लिए, तो ये देखेगा कि .com कहां पे है, तो .com वाला जो सर्वर रहेगा ना उसका आईपी एड्रेस आपको दे देगा ये। बस इसका इतना ही काम होता है। रूट डोमेन आपको जो आपके नेक्स्ट लेवल डोमेन्स हैं उसका आईपी एड्रेस निकाल के देगा। तो अगर आपकी वेबसाइट आपका जो नेम है वो है .com, तो .com का आईपी मिलेगा, .edu है तो .edu का आईपी मिलेगा, .net। मतलब रूट सर्वर जो है ना वो उनके पास आपके जो सेकेंड लेवल डोमेन होते हैं उनका डेटाबेस होता है कि .com एक सर्वर होगा ना .com वाला, उसका आईपी एड्रेस क्या है, .edu वाले सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, रूट सर्वर्स। अब सवाल ये कि जो रूट सर्वर्स हैं इनको मेंटेन कौन कर रहा है और कहां पे मेंटेन होता है। अब डीएनएस तो क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल है, आपने सुना ही होगा, सुना है ना भाई, डीएनएस जो है दैट इज एन ओपन सोर्स, मतलब एनीवन कैन यूज इट, और तभी वो कोई भी यूज करता भी है इसको, राइट। चाहे सिस्को की बात कर लीजिए, F5 की बात कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, कोई भी यूज कर सकता है इसको। एनी क्वेश्चन सो फार? यस सर, ये एफक्यूडीएन और यूआरएल में फर्क क्या होता क्या बोल रहे हो? है? एफक्यूडीएन और यूआरएल। हाँ वो कराऊंगा ना, डोंट वरी, ठीक है। अभी यहां से स्टार्ट करते हैं रूट से। तो अब अगर आपको रूट सर्वर्स निकालने हो, कि अगर आपको लिस्ट ऑफ रूट सर्वर्स निकालने हो तो वो भी देख सकते हैं, निकाल के दे देता हूं मैं आपको। ये मैनेज कौन करता है, IANA, ये है एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ रूट सर्वर्स। तो अगर आप देखोगे a.rootservers.net या b.root-servers.net, है ना, तो उनका IPv4 एड्रेस भी है और IPv6 एड्रेस भी है। उसको कौन मैनेज करता है वो भी आप देख सकते हो, जैसे यूएस आर्मी वाला भी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी है, नासा भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड भी है, वेरीसाइन भी है, राइट, और ये वाइड प्रोजेक्ट भी है, और आप देख सकते हो कोजेंट कम्युनिकेशंस भी है इसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया भी है, यहाँ पे आया समझ में। तो
कौन से रूट सर्वर को कौन मैनेज करता है वो भी आप देख सकते। क्लियर है? अब ये जो रूट सर्वर्स है ना, इनके पास डेटाबेस होता है, कंप्लीट डेटाबेस रहेगा कि डॉट कॉम जो हमारा सेकंड लेवल डोमेन होता है, उस पे जाने के लिए सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। मतलब डॉट कॉम, अब जैसे डॉट कॉम है तो डॉट कॉम वाले जितने भी डोमेन्स हैं उनकी भी तो एंट्री कहीं पे होगी ना, किसी सर्वर पे होगी। उसी को बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन या सेकंड लेवल डोमेन सर्वर्स। तो रूट सर्वर से अब निकल के अब हम चलते हैं सेकंड लेवल डोमेन पे, जैसे डॉट कॉम या डॉट ईडीयू या डॉट नेट। अब सवाल ये कि डॉट कॉम को कौन मैनेज करता है, तो वो भी आईना ही है। अगर आप देखोगे वो भी क्या है, आईना। तो जैसे यहाँ पे सौरभ जी, जी बोलिए ना। this may be a silly question, but why these organizations are managing? But I mean, what benefit they get by managing the servers? ये सवाल आपका अच्छा है। हिरार्किकल मॉडल है ना सर, जो डीएनएस प्रोटोकॉल का हाँ अपना हाँ फंक्शन हाँ है हाँ, वो एक हिरार्किकल मॉडल में काम करता है। right. अब वो हिरार्की को कोई तो मेंटेन करेगा ना, रूट सर्वर किसी के पास तो होगा। अब इंडियन गवर्नमेंट भी रख सकती है, रूट को मेंटेन कर सकती है, बट देन प्रोबेबली देयर हैज टू बी एन अप्रूवल दैट दे हैव टू टेक फ्रॉम आईना। No, that's okay. My question is, what benefit they are getting? Are they getting something out of it? Why नहीं they are नहीं नहीं, आप managing? समझ नहीं रहे हो सर। अगर आप हिरार्की, जैसे आप कह रहे हो कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आईपी पैकेट के अंदर जी, अगर आईपी हेडर ना लगे क्या होगा? it won't work. करेक्ट। ऐसे ही यहां पे अगर रूट सर्वर नहीं होगा तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि डॉट कॉम वाले जो डोमेन्स हैं उसको रिजोल्व कराने के लिए मुझे किस सर्वर पे जाना है। Right. सर बेसिकली आंसर ये भी है कि अयाना इज द वन हु मैनेजेस द आईपी एड्रेसेस बड़े लेवल पे, सो दे आर द वन हु आर जस्ट मैनेजिंग दिस थिंग। नहीं, वो तो खैर नहीं होगा मोमिन। नहीं, बिकॉज सी आईपी एड्रेसेस, जो मैनेजमेंट ऑफ आईपी है, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, no, राइट? because it is related to it. It come into the existence because of this thing only, right? पहले हाँ, तो आप हमारा ऐसा डायरेक्ट आईपी सी कम्युनिकेशन आईना था। मैनेज क्यों कर रहा है वो सवाल नहीं था उनका। वो नहीं ये नहीं कह रहे थे कि रूट सर्वर नहीं, का क्या बेनिफिट है, उनका सवाल ये था। नो, क्वेश्चन में इनका समझा, बट इफ वी सी अयाना इज द वन हु इज मैनेजिंग आपका आईपी एड्रेसेस को। करेक्ट। जब जब हम इवॉल्व हुए, डीएनएस केम इनटू द पिक्चर, मींस हम एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट, जब इवॉल्व हुआ हमारा कम्युनिकेशन, तो आई थिंक इनडायरेक्टली दिस शुड बी द आंसर दैट दे आर द वन हु आर मैनेजिंग इट। हाँ, मतलब अब आपको जैसे भी इसको इंटरप्रेट करना हो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे हिंट एंड जॉन फाइल्स, इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा टॉप लेवल डोमेन लिस्ट। ये वाला जो सेकंड लेवल डोमेन होता है ना, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट ईडीयू हो गया, डॉट नेट हो गया, डॉट गोव हो गया, इसको टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। तो अगर टॉप लेवल डोमेन लिस्ट की बात करोगे आप, तो ये देख सकते हो आप, डॉट कॉम भी होगा, COM। दिग्गा. तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। डॉट गोव भी दिखाई देगा आपको, GOV, या डॉट नेट वो भी दिखाई देगा। हाँ, कंट्री स्पेसिफिक भी होगा, जेपी, चाइना, जापान सब होगा. हाँ, जो भी है, मतलब ठीक है। तो ये सभी आपके क्या हैं, टॉप लेवल डोमेन्स या सेकंड लेवल डोमेन्स हैं। अब ये कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना इसको भी, यू गेट माय पॉइंट। ये इंफॉर्मेशन भी सर्वर्स के पास होनी, ये इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, आपके रूट सर्वर के पास में, कि भाई ये जो डॉट कॉम वाला सर्वर है वो कौन है, डॉट ईडीयू वाला कौन है, डॉट नेट के लिए कौन रिजॉल्व करके देगा, डॉट गॉव के लिए कौन रिजॉल्व करके देगा, या डॉट चाइना, डॉट इन इंडिया के लिए अगर डॉट इन अगर आप बात करोगे तो डॉट इन को कौन रिजॉल्व करेगा। करेक्ट। वो इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, आपके रूट सर्वर्स के पास में। अब अगर हम टीएलडी की बात करें, टॉप लेवल डोमेन, जो यहां पे भी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, कि जैसे डॉट कॉम के लिए एक सर्वर रहेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। Saurabh ji, जी। one doubt regarding this queries. So once you type google.com, first it will go to the root server and नहीं, वो then नहीं it will बताया go to मैंने the अभी तक। जस्ट इन उसके लिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप प्लीज, है ना। वो एक्सप्लेन मैं करूंगा डेटा फ्लो पूरा, कि डीएनएस कैसे रिजॉल्व होता है। अभी बस डीएनएस okay, की हायरार्की देख लीजिए आप एक बार, है ना। तो ठीक जैसे है यहाँ ठीक पे है. डॉट कॉम रहेगा, ये यहाँ पे डॉट कॉम, अब समझ में आ ही रहा है ना आपको, ठीक है। पहले रूट, रूट के बाद आपके टीएलडी सर्वर्स आ गए, और टीएलडी के बाद में फिर आपके आते हैं इस तरीके से, जैसे F5.com हो गया, या फिर इनको सब डोमेन्स बोलते हैं हम। जैसे F5.com हो गया, Cisco.com हो गया,
imerita.com हो गया, तो इनको बोलते हैं हम सब डोमेन। और सब डोमेन के अंदर फिर आपके जैसे डिपार्टमेंट आ सकते हैं, फिर यूजर नेम आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, FQDN। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे steve.tac.fi.com, तो क्या है ये, इसको आप क्या बोलोगे, FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो इसमें आपका रूट भी आ गया, इसमें आपका टॉप लेवल डोमेन भी आ गया, और इसमें आपका इसको हम पूरा डोमेन बोलते हैं fi.com को। और इसके अंदर फिर आपका ये टैग fi.com, और उसके अंदर टैग आ गया, टैग के अंदर फिर आपका ये, जैसे अगर आप देखोगे एक डोमेन है आपका .com, .com के अंदर फिर आ गया fi.com, विच इज अगेन डोमेन, बट इसको सब डोमेन बोला जाता है। और सब डोमेन के अंदर आते हैं आपके जोन्स। जैसे आपने एक डोमेन क्रिएट किया, मैं एक एक्टिव डायरेक्टरी आपको दिखा देता हूं लॉग इन करके, सेकंड होल्ड करना, दिखाता हूं। ये एक मेरा AD सर्वर है, और इसको शायद मैंने DNS सर्वर भी बनाया हुआ है, शायद होना चाहिए, देख लेंगे एक बार। तो आप देखोगे कि जो डोमेन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे testumbrella.com ऐसा करके, तो उसके लिए इसने जोन्स बनाए होंगे यहाँ पे। तो जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था ना PPTs में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये fi.com क्या हो गया, एक डोमेन हो गया। इसके अंदर क्या बनते हैं, जोन्स। तो वही मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो ये एक हमारा AD सर्वर है। जस्टिन, जो आपने सवाल पूछा उसका एक बार जवाब दूंगा, है ना। एक बार ये कंप्लीट हो जाए हायरार्की, और फिर मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा जो आपने मुझसे पूछा था कि हाउ DNS रेजोल्यूशन टेक्स प्लेस, है ना, कि पहले वो रूट पे जाता है कि TLD पे जाता है, कब जाएगा, वो सारी चीजें, वो सब बातें करेंगे। एनीवेज, यहां हम लॉगिन करेंगे DNS के ऊपर। ये मैंने DNS सर्वर ओपन कर लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जोन्स बने हुए हैं, है ना, ये आपका एक डोमेन बनाया, ये डोमेन सर्वर है हमारा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे testumbrella.com, और testumbrella.com के अंदर अब आप जोन्स बना सकते हो, है ना। ये डोमेन हो गया testumbrella.com, और इसके अंदर फिर आप यहाँ पे जैसे फॉर एन एग्जांपल आप जाते हो न्यू डोमेन, ठीक है, जैसे आपने डाला यहाँ पे tac.testumbrella.com ऐसा करके, तो टेस्ट अम्ब्रेला.com के अंदर ही ये हमने क्या बना दिया, टैग बना दिया। आप समझ रहे हैं। करेक्ट। और वो टैग के अंदर फिर आप यहाँ पे एंट्री क्रिएट कर सकते हो, जैसे होस्ट A एंट्री, लेकिन न्यू डोमेन बना देता हूं, जैसे IT, है ना, या HR बना दिया, HR। तो ये HR.testumbrella.com हो जाना चाहिए यहाँ पे ना। तो जैसे यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट करोगे आप, तो ये कैसे बनेगी, HR.testumbrella. समझ गए। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला सौरभ, तो सौरभ.HR.testumbrella.com, ये क्या आपका FQDN। लेकिन अगर आप देखोगे ये डोमेन है testumbrella.com पूरा। इस डोमेन के अंदर आपका जोन एक HR, ऐसे एक और जोन बना सकता हूं, IT ऐसे एक और जोन बना सकता हूं, मतलब मेरे डिपार्टमेंट वाइज में यहाँ पे जोन्स बना सकता हूं। तो जो यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो ना आप, इसी को जोन डेटाबेस बोला गया है। जैसे आप एंट्री क्रिएट करोगे ना, होस्ट A एंट्री, यहीं पे आप बताते हो ना, जैसे सौरभ, मैंने बोला कि अगर सौरभ पे जाना है तो IP एड्रेस रहेगा 192.168 डॉट लेट से 10.10, ठीक है, एक ऐसे ही क्रिएट कर दिया मैंने, ऐड होस्ट। तो यहाँ पे ये एंट्री क्रिएट हो गई, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं जोन डेटाबेस। तो यहाँ पे एंट्रीज क्रिएट करनी होती है हमें नेम और IP एड्रेस को यूज करके, कि ये नेम के लिए ये वाला IP एड्रेस में यूज करो, राइट। सौरभ जी, ए रिकॉर्ड्स इन्हीं को बोलते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से अच्छा, रिकॉर्ड्स ओके रहेंगे, ओके ठीक है, आगे आएगा कि कितने टाइप के रिकॉर्ड्स हैं और उनका क्या यूज केस। अभी तो बस एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, कौन सा, जोन वाला, कि डोमेन, और डोमेन के अंदर क्या होते हैं, जोन्स हो सकते हैं। तो जो यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था आपके स्लाइड्स में, इसलिए मैं बता रहा था ये। तो अगर आप ओके देखोगे ओके।
तो सबसे पहले क्या है आपका हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर कौन बैठा है? रूट। उसके रूट सर्वर्स रहेंगे। फिर ये आपके टॉप लेवल डोमेन्स हैं, है ना? टॉप लेवल डोमेन जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट org हो गया। अब डॉट कॉम के अंदर अब आपके आ गए ये सब डोमेन्स जिनको हम डोमेन भी बोलते हैं, जैसे fi.com, cisco.com। और उनके अंदर आ जाते हैं जोन, जैसे टेक हो गया, या फिर आपका टेक के अलावा HR हो गया, और या फिर सेल्स हो गया, sales.fi.com ऐसा करके। तो इसको हम बोलते हैं जोन। तो ये जोन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जोन क्या होता है, डोमेन क्या है। और इनफैक्ट सब डोमेन यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको, बट इन्होंने डोमेन ही लिखा है। ओवरऑल इस डॉट कॉम को भी क्या लिखा है इन्होंने? डोमेन, बट उसको आप TLD, टॉप लेवल डोमेन बोल सकते हैं, या सेकंड लेवल डोमेन। और ये हो गया आपका रूट। तो ये एक हायरार्की है। और लास्ट में जाकर के यहाँ पे क्या बना हुआ है? ये आपका FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब आपको ये समझ में आया कि भाई ये जो रूट सर्वर्स हैं इसको कौन मैनेज करता है? आईना। ये जो आपके TLDs हैं, टॉप लेवल डोमेन्स, उनको भी कौन मैनेज करता है? आईना। और जैसे अब F5.com हो गया, या लेट्स से oracle.com हो गया, या microsoft.com हो गया, या cisco.com हो गया, ये जो डोमेन्स हैं इनको कौन मैनेज करता है? बताइए। इनके जो DNS सर्वर्स होंगे कौन मैनेज करेगा? बताइए। fi.com का जो DNS सर्वर होगा उसको कौन मैनेज करेगा? F5 अपने आप में कर सकता है ना? F5 भी F5 करेगा। करेगा। उसको हम ऑथोरिटेटिव सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑथोरिटेटिव सर्वर। यहां पे DNS के अंदर तो fi.com के अंदर तो F5 का ही अपना DNS सर्वर होगा, oracle का अपना होगा, माइक्रोसॉफ्ट का अपना होगा, राइट? तो ये खुद से मैनेज कर रहे होंगे। वैसे ऑब्वियसली किसी और से भी मैनेज करा सकते हैं, वो ऑप्शंस भी आजकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब जैसे imerita.com है, imerita.com के लिए DNS सर्वर एक तो ऑप्शन ये है कि मैं खुद से मेंटेन करूं मेरे DNS सर्वर को। दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विसेज ले लूं, जैसे क्लाउड फ्लेयर हो गया, मैं उनसे सर्विस ले लूं कि भाई imerita.com के लिए तुम ये IP दे देना। तो वो भी कर सकता है ये वाला काम। आया समझ में? एनीवेज, तो अब आपको ये एक हायरार्की समझ में आई होगी। अब सवाल यह आता है कि ये रेजोल्यूशन होता कैसे है? ठीक है, जो अभी जसदीप आप पूछ भी रहे थे, राइट? तो देखिए, एक क्लाइंट है, उसका अपना एक लोकल DNS होता है। जैसे मेरे केस में अगर आप देखोगे तो मेरा जो LDNS है दैट इज 8.8.8, जो कि गूगल का DNS सर्वर है और ओपन है, एनीवन कैन यूज दैट। बट अगर वो नहीं होता तो मेरा इंटरनल कोई DNS रहेगा। तो सबसे पहले अपना जो लोकल DNS होता है ना उसके पास जाएगा। लोकल DNS क्या करता है? वो देखेगा यार ये मेरे कैश में है। जैसे मान लीजिए इसने भेजा एक DNS क्वेरी की है, व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ www.fi.com। ये देखेगा अपने कैश में, कैश में नहीं है। कैश में नहीं है तो फिर ये देखेगा अपना डेटाबेस, डेटाबेस में भी एंट्री नहीं है। फिर ये क्या करेगा लोकल DNS? अब यहां पे ये जाएगा रूट के पास। आप समझ रहे हैं? वैसे फॉरवर्डर भी लगा सकते हो आप यहां पे। अगर आपका फॉरवर्डर लगा हुआ है तो पहले फॉरवर्डर के पास जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपके LDNS के पास क्या लगा हुआ है? एक फॉरवर्डर, तो पहले वो फॉरवर्डर के पास जाएगा। क्लियर? सौरभ जी, इन केस मेरी होस्ट फाइल में एंट्री है तो पहले उसको देखेगा। ध्यान रखना, अगर होस्ट फाइल है लोकल मशीन पे तो सबसे पहले वही देखेगा, वो कहीं हाँ जाएगा ही जी, नहीं। फिर तो लोकल, उसको लोकल रेजोल्यूशन हो ही गया ना सर मशीन पे, राइट राइट। है ना? तो मैं DNS की बात कर रहा था, और जब DNS की बात करते हैं तो उसमें लोकल होस्ट आता नहीं है, क्योंकि वो DNS प्रोटोकॉल यूज नहीं किया ना उस केस में आपने। करेक्ट करेक्ट। तो अब लोकल DNS से आपका फॉरवर्डर के पास भी जा सकता है अगर फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर्ड है। बट अगर फॉरवर्डर्स नहीं है तो अब यहां से स्टार्ट होगा कि भाई मैं पहले जाऊंगा रूट के पास। और इस DNS सर्वर के पास ना रूट की इंफॉर्मेशन होती है कि रूट कौन है। अगर आप देखोगे इसके पास रूट की इंफॉर्मेशन होती है कि हु इज द रूट। तो ये रूट के पास जाएगा, भाई मेरे को ना .com का IP दे दीजिए, मतलब fi.com पे जाना है ना, तो ये देगा .com, मतलब TLD का IP देगा। अब ये TLD के पास जाएगा, मतलब .com, टॉप लेवल डोमेन। तो .com के पास गया, वहां से पूछा कि यार ये fi.com के लिए कौन DNS सर्वर है, कहां से इसका जवाब मिलेगा मेरे को? तो इसने fi.com का जो ऑथोरिटेटिव जो नेम सर्वर है ना उसका IP दिया। फिर मैं वहां पे जाऊंगा, और फाइनली अब मैं कहां पे लैंड कर गया? F5 के नेम सर्वर पे, मतलब DNS सर्वर पे। अब इसने बताया यहां पे एंट्री होगी कि अगर fi.com पे जाना है तो ये IP पे जाइए। तो ये IP इसको किसने दिया? लोकल DNS को। लोकल DNS उसको कैश कर लेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स इस क्लाइंट को दे देगा। क्लाइंट भी अपने कैश में रखेगा उस IP को। बट अगर कोई दूसरा क्लाइंट यहाँ पे सेम DNS रिक्वेस्ट भेजेगा आपके लोकल DNS को, इस बार तो कैश में एंट्री आ गई ना इसके लोकल DNS के, वो यहीं से रिस्पॉन्स निकाल के दे देगा इसको। तो जो ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो हुआ वो नहीं होगा। जस्टिन,
क्लियर हुआ ये? So here, from the client side, there is only one time that the query is going. Then the subsequent query is initiating from the local DNS to the root server, right? करेक्ट। जो फर्स्ट Okay. क्वेरी है सिर्फ वही रूट सर्वर और टीएलडी के थ्रू यहाँ पे रिजोल्यूशन हुआ, राइट। उसके बाद तो फिर वो लोकली जो आपका लोकल डीएनएस है वो रिजॉल्व कर ही देगा ना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो जैसे मान लीजिए मैं गूगल यूज कर रहा हूँ, गूगल सर्वर, राइट। अब गूगल सर्वर तो एक बहुत बड़ा सर्वर है ना सर, डीएनएस सर्वर, उसका कैश भी बड़ा होता है, तो जनरली कैश से काम हो जाता है आपके। तभी तो ये क्विकली, क्योंकि आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, जब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसमें एक डीएनएस का भी एक मेजर रोल आता है। एग्री करोगे कि नहीं? क्योंकि जितना जल्दी डीएनएस रिजॉल्व होकर के आएगा, जितना जल्दी आपकी डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी, उतना जल्दी आप उस आईपी को हिट कर पाओगे, और जितना टाइम आपका डीएनएस रेजोल्यूशन में लगेगा वो ओवरऑल लेटेंसी उतना बढ़ जाएगी ना। वुड यू एग्री विद दैट? करेक्ट करेक्ट। है ना? Yes, तो yes. डीएनएस जितना जल्दी रिजॉल्व होकर के आपके पास आएगा, उतना क्विकली आप ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। एंड सौरभ जी, इस डीएनएस की कैश में कब तक रहती है वो एंट्री, ऐसा कुछ है क्या? ये हम डिफाइन करते हैं, इसको टीटीएल बोलते हैं, टोटल टाइम टू लीव, टीटीएल Okay, वैल्यू। okay. तो हम डिफाइन करेंगे कि कितने टाइम तक क्लाइंट या जो जितने बीच में जैसे आपका ये लोकल डीएनएस आ गया, वो कितने टाइम तक उस एंट्री को स्टोर करके रखेगा अपने कैश में। समझ आया? That we define explicitly as an हाँ, adult? वो हम डिफाइन करेंगे, बट जनरली वो हम रखते हैं यहाँ पे 1 आवर 3600 सेकेंड्स। Okay, ठीक है, तो वो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। आप 24 आवर्स भी कर सकते हो, आप उससे कम भी रख सकते हो, आप हाफ एन आवर कर सकते हो, आप 5 मिनट्स कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये इस तरीके से डीएनएस रेजोल्यूशन परफॉर्म होगा, और ये पीपीटी आपके पोर्टल पे है, तो एक बार आप उसके गो थ्रू हो जाना। और इसमें नीचे फिर ये एक्सप्लेनेशन भी है स्टेप्स की ना, कि पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ऐसा वैसा करके। Okay. Okay. यस। अब यहाँ पे एक और कंडीशन डाली हुई है कि ये जो f5.com सर्वर है वो भी कहीं और पे ले जा सकता था आपको, जैसे आपका कोई और जोन है, उसके लिए अलग से डीएनएस सर्वर आपने बनाया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो f5.com सर्वर में डेलीगेट टू yet another level of name server or may respond indicating the name does not exist in the zone। आया समझ में? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये जो लोकल डीएनएस है इसको एलडीएनएस बोला जाता है यहाँ पे। तो अगर कहीं भी एलडीएनएस आएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ओके? एलडीएनएस का मतलब यहाँ पे लोकल डीएनएस से होता है। तो अब मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि ये जो डीएनएस प्रोसेस है ना, प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, और इससे पहले का जो ये बताया कि रूट सर्वर्स होते हैं, फिर टीएलडी सर्वर्स होते हैं, एक बार ना ये प्लीज आप एक बार फिर से गो थ्रू हो जाना अपने आप से। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने तो पूछिए। सर जैसे एक डोमेन है imedita.in.gov, तो इसमें Correct. gov जो है हमारा वो टीएलडी होगा, करेक्ट। और in नहीं, .gov हो गया ना, आयन तो है ही नहीं ना। आयन कहाँ? imedita.in.gov। नहीं, आई मेरी डॉट आप IN और GOV दोनों TLD यूज कर रहे हो। अच्छा जी। नहीं, अच्छा, ये ऐसे दो- कंबाइंड नहीं कर सकते उनको ना आप, या तो .gov रखोगे या .in रखोगे या .com रखोगे, ऐसे। डॉट लास्ट वाला जो डॉट रहेगा ना, दैट इज टीएलडी, उससे पहले का आपका वो डोमेन में ही कंसिडर होगा फिर। And Suraji, from the local DNS to the road server, and this is TCP. TCP, is it? Correct. You This told is it is TCP, DNS to yes. DNS. यस, Yeah. एब्सोल्युटली। जो ये लोकल डीएनएस से आपके रूट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या .com जो टीएलडी के साथ हुआ या फिर अथॉरिटेटिव के साथ हुआ, दैट इज ऑल टीसीपी बेस्ड। बट क्लाइंट और एलडीएनएस के बीच में जो है, दैट इज ए यूडीपी बेस्ड कम्युनिकेशन। I have a question. What is the TCP port number when we are Same port communicating on number. TCP? Same Same port. port number. Yeah, 53. I mean when it comes to DNS, it is always TCP UDP port 53. Done. UDP I was aware. The TCP I was not aware. Same port number. It doesn't change the port number for DNS at all. Okay. Whether it's using Okay. UDP or TCP, it Done. keeps using Done. same. Yeah. Okay, thank you. ऑलराइट गाइस, तो कल कंटिन्यू करेंगे डिप्लॉयमेंट, थोड़ा थोड़ा इसका बिग आईपी को सेटअप करेंगे अपने लैब में, और ट्रेडिशनल वे से कराएंगे, माइक्रोसॉफ्ट डीएनएस से रेजोल्यूशन कराएंगे, फिर बीच में माइग्रेशन ऐसा सोचेंगे कि हाँ हमने अब एक बीच में क्या लगा दिया है, F5 डीएनएस, और फिर वो उसको क्विकली किस तरीके से माइग्रेट कर सकते हैं।
वो सर वो सारे इसमें स्टेप्स आप देखो। डीएनएस की सिक्योरिटी के रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं वो भी आप कवर कराएंगे? देखिए कितने नहीं होते, एक ही होता है डीएनएस सेट, वही करोगे आप। यस, डीएनएस ओवर टीएलएस। डीएनएस ओवर टीएलएस वही डीएनएस सेक होता है। डीएनएस सेक वही होता है कि सर्टिफिकेट आप यूज करते हो उसमें, और उसको सिक्योर करते हो, और आप उसको वैलिडेट करते हो, राइट। वो सारे करेंगे। यस। ओके। Okay.